नेक्स्ट एपिसोड को। नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो रखी होती है और वहीं पर ही राजेश उन तीनों से कह रहा होता है, चलो ठीक है जल्दी करो, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रोमा उससे कहती है, अच्छा तो तुम आखिरकार कैसे हमें यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे? क्या तुम इसका एक रीजन बता सकते हो? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में राजेश उसे कहता है, बिकॉज मैं इस टीम का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हूँ और इसके साथ में क्लास 5 का वॉरियर भी हूँ। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, क्या क्लास 5 का वॉरियर? क्या वास्तव में क्लास 5 का वॉरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में राजेश कहता है, हाँ वास्तव में वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम्हें पता है जो क्लास 5 का वॉरियर होता है ना, उसके एक ही पंच के अंदर 1500 केजी की पावर होती है, यानी कि एक ही पंच और तुम जैसे नमूने वहीं पर ही खल्लास। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम तो उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है, हाँ क्या वास्तव में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? हालांकि अब राजेश से पूरी राय के पहाड़ के ऊपर चढ़ चुका था। वो उससे कहता है, क्या तुमने कभी यहाँ पर अनिकेत और रमन के बारे में सुना है? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम हंसते हुए कहता है, हाँ, और वो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, अरे वो दोनों कचरे, उन दोनों की तो मैंने ही तो हालत बहुत बुरी की थी, बेचारे पता नहीं अभी कहाँ पर पड़े होंगे। हालांकि वही उसकी बात सुनने के बाद में राजेश अलग ही दुनिया के अंदर चला जाता है। वो उससे कहता है, हाँ मैं उन्हीं जितना शक्तिशाली हूँ, उनके लेवल के बराबर हूँ। हालांकि वहीं अब विक्रम भी अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो उससे कहता है, वाह वास्तव में ब्रदर, क्या आप वास्तव में इतने ज्यादा खतरनाक है? वास्तव में मैं तो आपका बड़ा फैन हो गया, जिगरा वाला। मैं तो इतनी देर से अंधा हो गया था, मुझे लगा कि आप एरे गेरे होंगे, हालांकि वहीं आप तो यहाँ पर नत्थु गेरे निकले। वास्तव में आप बहुत ज्यादा ताकतवर निकले हैं। वही विक्रम की बात सुनने के बाद में राजेश कहता है, भाई तू एक बार बता कि मेरी तू तारीफ कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है? हालांकि वो उससे कहता है, चलो कोई बात नहीं, बस तुम मेरी संगत के अंदर रहना, तुम भी एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। हालांकि उसी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, हाँ वास्तव में बड़े भाई, मैं तो अब आपका एक जिगरा फैन बनकर रह गया हूँ, मैं तो अब आपका ही शरण में आ चुका हूँ। ए प्रभु, मुझे अपने चरणों में ले ले। अभी विक्रम वहाँ पर उसको एक के बाद में एक मस्कार लगाने लगता है। वह उसके चारों तरफ घूमने लगता है। हालांकि उसको ऐसा करते हुए देखकर रोमा को गुस्सा आने लगता है। मुझे पता नहीं था कि आखिरकार विक्रम ऐसा निकलेगा, आखिरकार वह इतना ज्यादा वो कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में वह इस तरह से वहाँ पर राजेश को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है? देखो कितनी ज्यादा चापलूसी कर रहा है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में रोशन उससे कहता है, अरे रोमा ऐसे कोई बात नहीं है, वास्तव में विक्रम भाई ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बिना किसी स्वार्थ किए हम दोनों की यहाँ पर हेल्प की थी। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रोमा अपने आप को शांत कर लेती है, मुझे पता है, लेकिन वास्तव मुझे ऐसा लगता है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। हालांकि जहाँ पर वे इसी तरह से उसी के बारे में बात कर रहे होते कि अचानक से रोमा को कुछ महसूस होता है और एक आकाश के अंदर से एक रोशनी उसी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। हालांकि अगले ही पल हमें वो एरो दिखाया जाता है जो तेजी से अभी रोमा की तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि रोमा की तरफ उस एरो को बढ़ते हुए देखकर रोशन उससे कहता है, रोमा जल्दी से नीचे झुक जाओ, तुम्हारी तरफ एरो आ रहा है। हालांकि अभी उसको रिएक्ट करने का कोई भी मौका नहीं मिलता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी पूरी तरह चौंक जाता है और वो कहता है, आखिरकार किसने ये छुपकर अटैक किया है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोमा तो अब पूरी तरह से अपनी हिम्मत ही हार चुकी थी। मैं अब मरने वाली हूँ। हालांकि अगले ही पल विक्रम तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी कमर को कतई कसकर पकड़कर उसको वहां से डोस कर देता है। वहीं वह एरो अभी एक पेड़ के अंदर जाकर स्टिक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी वहीं विक्रम रोमा को बिल्कुल अलग सेफ जगह पर ले जाता है और राजेश अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, हे कौन है जो हमारे ऊपर यहाँ पर छुपकर अटैक कर रहा है? एक मत है तो सामने आकर वार कर। हालांकि उसकी वह बात सुनने के बाद में अचानक से कुछ क्लासमेट्स उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं। थर्ड ब्रदर, वास्तव में यार तुम्हारी जो ये स्किल्स है ना, वह बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम यहाँ पर इतने पास में से भी निशाना नहीं लगा पाए। वास्तव में तुम्हें कुछ तो सीखना होगा। वहीं पर ही उनका बिग ब्रदर ऐसे ही उनके सामने बातें करते हुए आ रहे होते हैं और 3 मेंबर्स अभी इसी थे विक्रम और की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। हाँ सॉरी, वो बात कुछ ऐसी है कि मेरा निशाना चूक गया, लेकिन बिग ब्रदर चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहाँ पर इसको सब कुछ सॉल्व कर लूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं इसे भी अच्छे अटैक सीख कर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रोमा उनको देखती है और उनसे
कहती है, ए तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम्हें पता होगा ना, ये एग्जाम है, इसके अंदर कोई भी किसी को भी नहीं मार सकता है। ताकि वे नोवा की बात सुनने के बाद में उन तीनों का वो लीडर आगे बढ़ता है और वो कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद कर और जल्दी से मुझे तुम्हारा वो टोकन दे दो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वह टोकन मांग रहा था, वही राजेश की नजर अभी अचानक से उसके बो के ऊपर चली जाती है। वो मन ही मन के अंदर सोच रहा है, ये बो क्या ये चंद्रेश है? वो भी लिन फेमिंग इन्हीं के अंदर से। हालांकि वही दूसरी तरफ राजेश की बात सुनने के बाद में वह चंद्रेश उससे कहता है, ओह अच्छा, तो तुम आखिरकार जान ही गए कि मैं कौन हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, चलो जल्दी से मेरे सामने जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना तुम यहाँ से खल्लास हो जाओगे। चंद्रेश बड़े ही खतरनाक वॉइस के साथ में वहाँ पर राजेश से कहता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में राजेश का तो गले सूख जाता है। ये चंद्रेश आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो क्लास 5 का पीक का वॉरियर है, मैं तो इसके सामने बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह सकता। वही अब उसके साथ में उसके पैर वहीं डगमगाने लगते हैं और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। हालांकि वहीं अचानक से पता नहीं विक्रम को कौन से दौरे पड़ते हैं और कौन सी मिर्ची चढ़ जाती है। वे ऐसे करते हुए वहां पर पहुंचते आए और उन सभी से कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें पता है आखिरकार तुम किससे कह रहे हो? तुम किससे वो टोकन मांगने की हिम्मत कर रहे हो? इडियट्स, चलो भागो यहाँ से। आखिरकार तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? क्या तुम मेरे बिग ब्रदर को जानते हो? वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके साथ विक्रम बिल्कुल अब उसके लीडर के पास पहुंच जाता है। चंद्रेश के सामने जाकर वो उसके ऊपर अंगुली रखते हुए कहता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ना मेरा बड़ा भाई कौन है? तुम्हें पता नहीं होगा कि जो रमन और अनिकेत है, तुम शायद उनको जानते होंगे, उससे भी ताकतवर मेरा बड़ा भाई है। अगर मैंने उसको कह दिया ना तो तुम्हें यहीं पर खल्लास कर देगा। इसलिए चंद्रेश तेरे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जा। हालांकि वही दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में तीनों थोड़ा सा घबरा जाते हैं और तीनों बात करने लगते हैं। क्या क्या वास्तव में वो इतना ज्यादा ताकतवर है? क्या वास्तव में वह हमारे बड़े भाई को भी यहाँ पर चित कर सकता है? उसकी बात सुनने के बाद में थर्ड ब्रदर कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें, अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। हालांकि संदेश आगे बढ़ता है और वह विक्रम से पूछता है, अच्छा तो तुम मुझे आखिरकार ये बताओ कि आखिरकार कौन है जो तुम्हारा बड़ा भाई है और वह इन हम सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर है? वही उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम क्या अंधे हो क्या? देखो वो रहा मेरा बड़ा भाई, वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में तीनों परेशान हो जाते हैं और तीनों के माथा के ऊपर से पसीना टपकने लगता है। ये जोकर, आखिरकार तुम्हें किस नजर से ये जोकर यहाँ पर ताकतवर लगता है? क्या ये वास्तव में वहाँ पर रमन से ताकतवर है? उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम वहाँ पर फ्लेक्स मारने लगता है और उससे कहता है, ए इडियट, अपना मुंह बंद कर, तुझे पता नहीं है कि मेरे बड़े भाई कितने ज्यादा ताकतवर है? तुम्हें एक पंच मारेंगे और हवा के अंदर उड़ा देंगे, इसीलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करके ये पर बंद हो जा। विक्रम तो वास्तव में अब वहाँ पर राजेश का बकरा हलाल कराने के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा है कि राजेश आज तेरे तो लोले लगने वाले हैं। उसके बाद में विक्रम अब राजेश की तरफ पलटता है और उससे कहता है, बड़े भाई, आपको इन तीनों इडियट्स को यहाँ पर एक सबक सिखाना होगा, क्योंकि वास्तव में ये तीनों बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। विक्रम अब उन तीनों की तरफ अंगुली करता है और उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में तीनों की आंखें तो अब राजेश के ऊपर ही जम जाती है। हालांकि वही राजेश की तो हालत खस्ता हो जाती है, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। अरे ये कमीना क्या मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है? अबे साले, तू यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ पर तो मेरे लग जाने हैं ना, तो चुपचाप बैठ जा। अभी राजेश अपने मन ही मन के अंदर विक्रम को गालियां दे रहा होता है। हालांकि वही विक्रम ने जब देखा कि वहाँ पर वो अटैक करने के लिए नहीं जा रहा था और उसके मुंह के ऊपर से पसीना आ रहा था, तो विक्रम उससे कहता है, अरे अरे बड़े भाई, क्या हो गया? आप वहाँ पर जा क्यों नहीं रहे? क्या आप उन्हें वहाँ पर सबक नहीं सिखाने वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वहाँ पर राजेश ऐसे ही कहने वाला था कि अचानक से विक्रम बस अपने ही दिमाग लगाने लगता है। वो सब कहता है, ओहो, मैं बड़े भाई समझ गया कि आप आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं ना कि हम तीनों यहाँ से दूर चले जाएं ताकि आप अकेले इनको मार दें। मुझे पता है आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकतवरी है, इसी वजह से शायद आप हमारी जिंदगी को यहाँ पर रिस्क के अंदर नहीं डालना चाहते हैं, इसी वजह से शायद आप यहाँ पर इनसे अकेला लड़ना चाहते हैं। वही उसकी बात सुनने के बाद में तो अब राजेश का माथा फटने लगा था, उसको गुस्सा आने लगा था। अरे कमीने, मैंने जैसे कब कहा कि तू यहाँ पे मेरे को छोड़कर चला जा। वही उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए विक्रम पीछे चला जाता है और वह उन दोनों के पास जाकर कहता है, बड़े भाई, मैं आपका यहाँ पर वेट करता हूँ, ठीक है? हम दूर जाकर आपकी ये फाइट देखेंगे, जल्दी से आप इन सभी को देखिए, हम जब तक वापस आते हैं। उसके बाद में विक्रम तो कत्ते धुआंधार स्पीड के अंदर उन दोनों को अपने हाथों के अंदर उठा के भागने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ही वह किसी गुड़िया को अपने हाथ के अंदर भाग रहा होगा।
चलो चलो बड़े भाई टाटा बाय बाय, हम वहाँ पर जाकर आपका वेट करते हैं। उसी के साथ में विक्रम तो अब कत्ते निंजा टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से रफ चक्कर हो जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वह उसको ऐसे भागते हुए देख कर राजेश उससे कहता है, हे स्टॉप, आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से भागो। हालांकि वही जहाँ पर राजेश इस तरह से चिल्ला रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने कानों के ऊपर हाथ लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ बड़े भाई, क्या तुमने कुछ कहा? अरे अरे वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी बहुत ही तेज हवाएं चल रही है, इसी वजह से तुम्हारी आवाज हमारे पास पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। बड़े भाई थोड़ा संभल कर रहना, वो तीनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। विक्रम दूर से चिल्ला चिल्ला के उसको वहाँ पर कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोमा ने तो अपना माथा पकड़ लिया था। है आखिरकार ये क्या करना चाहता है, आखिरकार किस वजह से ये ऐसा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब उस बकवास को सुन सुनकर चंद्रलेस का माथा पक जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है। बस बहुत हो गया राजेश, आज तेरा यहाँ पर मरने का समय है। उसके साथ में वह अपने बो के अंदर एक एरो शूट करने के लिए तैयार रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अभी राजेश की तो पसीने पसीने छूटने लगते हैं। वो उससे कहता है, प्लीज 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 मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, प्लीज मास्टर चंद्रेश प्लीज ऐसा मत करो, वास्तव में ये वाला कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रेश उसकी कोई बात नहीं सुनता और एक साथ 3 एरो वहाँ पर इधर राजेश की तरफ फायर कर देता है। हालांकि अब ये भी देख सकता था कि अब उसके लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इसी वजह से उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया और उससे कहता है, ठीक है अब तुम यहाँ पर देखो लेवल 5 के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत। इसी के साथ में वो अपना एक पंच उस एरो की तरफ भेजता तो है, हालांकि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे वो एरो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके फिस्ट को एक ही बार में चकनाचूर कर देता है और उसके आकार हिट करता है। वहीं अब राजेश को हवा के अंदर उड़ाकर ही एरो से हवा के अंदर ही मारना शुरू कर दिया जाता है। उसकी हालत अभी कस्ता से कस्ता होती जा रही थी, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून के ऊपर खून बहता जा रहा था। वह जाकर अब उसी चट्टान के ऊपर जाकर टकराता है जहाँ पर अभी विक्रम और अन्य बैठे हुए थे। हालांकि वहीं चंद्रेश उसके पास में आता है और उसके पास में टोकन ले लेता है। वो तो अच्छी बात है इडियट कि ये एक रियल बैटल नहीं है, वरना मैं तुझे यहीं पर ही मार देता। वो तो शुक्र मना कि ये एग्जाम ही था। दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में उसकी जो 2 ब्रदर्स थे ना, वो हंसने लगते हैं। क्या वास्तव में ये लेवल 5 के मार्शल आर्ट वॉरियर की ताकत है? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हाँ ताकतवर तो नहीं है, अरे तुम इतना मजाक मत उड़ाओ, मेरे हिसाब से वो कचरा है कचरा। हालांकि वही विक्रम तो मूवी देख रहा होता है, वो उससे कहता है, अरे अरे बड़े भाई क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसकी बात सुनने के बाद में राजेश उससे कहता है, हे इडियट तू अभी पागल हो गया है क्या? अभी भी तेरे को खेलने का मूड में लगा हुआ है, जल्दी नीचे आ और मेरी यहाँ पर हेल्प कर, मेरे तो यहाँ पर हड्डिया को अभी कचुम्बर बन चुका है। वही उसके बाद फिर से विक्रम एक और डायलॉग बोल पड़ता है, हाँ बड़े भाई क्या कहा आपने? अरे यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही है। हालांकि अब उसी बात से वो न सहन करते हुए राजेश तो वहाँ पर खून उगलने लगता है। विक्रम कमीने तू अब यहाँ पे नहीं बसने वाला, वो वहाँ पर उसी को गालियां देने लगता है और वही एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को वही हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पर अभी चंद्रेश अपने हाथ के अंदर टोकन पकड़कर वही दूसरी तरफ राजेश का टोकन लेकर उसकी जो एनर्जी थी वो अपने टोकन के अंदर डालने लगता है। कुछ समय के बाद में जब उसके अंदर से पूरी एनर्जी चली जाती है और उसको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद में वो उसके टोकन को वहीं फेंक देता है। ले पकड़, अब मेरे काम का नहीं है ये। चंद्रेश वहाँ पर राजेश से कहता है और उसके बाद में वो वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। वहीं उसको ऐसे जाते हुए देख कर वह दोनों जो उसके साथ में आए थे वो उससे कहते हैं, अरे अरे बॉस कहाँ जा रहे हो? अभी तक वहाँ पर वो 3 और बचे हुए हैं, हमें क्या उनके भी टोकन ले लेने चाहिए? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में चंद्रेश ने कहा, अरे अरे नहीं रहने तो, हमारे अभी उसका कोई काम नहीं है। वैसे भी हमें खूब पॉइंट्स यहाँ पर इकट्ठा कर लिए हैं और वैसे वो सारे लूजर्स हैं, उनको छोड़ देते हैं, चलो चलते हैं। वहीं अब तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि अचानक से उनको एक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, हे बैठ, कहाँ जा रहे हो? वहीं अचानक से उस आवाज को सुनने के बाद में तीनों पीछे पलटकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि विक्रम अभी उस बड़े से स्टोन के ऊपर से नीचे जंप लगा रहा होता है। अरे अरे चंद्रेश भाई कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर अपना काम तो कर लिया है, लेकिन अभी हमारा काम बाकी है। हालांकि उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर चंद्रेश से पूछता है, अरे बच्चे अब तुझे यहाँ पर क्या चाहिए? क्या तुझे भी यहाँ पर लेसन सीखना है? वही उसकी बात सुनने के बाद विक्रम ने उससे कहा, हाँ मुझे कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो तुम्हारा टोकन चाहिए, उसके बाद में तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या कहा? क्या मेरा टोकन? अरे बच्चे तुझे इतनी ज्यादा बोलने की हिम्मत कैसे की? हालांकि वह उसकी बात सुनने के बाद रोमा परेशान हो जाती है और उससे कहती है, विक्रम तुम ये क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में तुम यहाँ पर उन सभी से लड़ने वाले हो? तुम्हें पता है ना वह क्लास 5 के मार्शल आर्ट वॉरियर्स है, शायद हम उसका वहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में वह दोनों की दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं।
ये बच्चा क्या यहाँ पर सपना अपना देख रहा है, जो यहाँ पर चंद्रेश को इस तरह से चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। लूजर, क्या तुझे अब यहाँ पर मरने की इच्छा हो रही है? क्या तू वास्तव में सोचता है कि तू यहाँ पर चंद्रेश को कहेगा और चंद्रेश तुझे बड़े प्यार से वो परोस कर दे देगा? हालांकि वही चंद्रेश वापस अपने कानों को साफ करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इसके कानों के अंदर बहुत सारा वैक्स भरा हुआ है, इसलिए साफ कर रहा होगा। अरे अरे बच्चे, तूने यहाँ पर क्या कहा था अभी? दोबारा कहना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। वही उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम अपनी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है और वो आगे चलते हुए कहता है, मैंने अभी तुमसे ये कहा कि तुम जल्दी से मुझे अपना वो टोकन दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाले। चलो जल्दी करो और फिर यहाँ से चले जाओ। कर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए चंद्रेश से कहता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में चंद्रेश अब उसे बात करने के मूड में नहीं लग रहा होता है। उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, ये ले। उसी के साथ में वो अपना एक एरो एक्टिवेट करते हुए सीधा विक्रम की तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ अभी उस एरो को विक्रम की तरफ बढ़ते हुए देखकर रोमा परेशान हो जाती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था और वहीं दूसरी तरफ रोशन को भी अब उसी का वेट था। आखिरकार नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला था, वो यहाँ पर देखना चाह रहा था कि आखिरकार ये विक्रम उसको डोज क्यों नहीं कर रहा। वहीं राजेश को भी अभी विक्रम की थोड़ी बहुत टेंशन होने लगती है। अरे अरे ये क्या कर रहा है, क्या ये मरना चाहता है? मुझे लगता है कि आज तो ये जहन्नुम के अंदर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चंद्रेश के पीछे खड़े हुए दोनों क्लासमेट्स उसी के ऊपर हंसने लगते हैं। आज तो इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। हाँ तुमने सही कहा, आज तो ये मरने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अभी वह एरो सीधा विक्रम के जाकर हिट करने ही वाला होता है कि अचानक से विक्रम अपनी 2 फिंगर का यूज करता है और उन्हें वहीं पर ही रोक लेता है। वहीं उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में चंद्रेश की होश सब उड़ जाते हैं। हाँ क्या वास्तव में तुमने मेरे इस एरो को ऐसे ही पकड़ लिया? हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम उस एरो को अपने फिंगर के अंदर फंसाता है और हल्के से इम्पैक्ट के साथ में उसको वहीं पर ही क्रश कर देता है। हाँ, ये छोटे मोटे खिलौने मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वहीं रोमा को तो शौक लगता है। क्या विक्रम ने वहाँ पर केवल 2 फिंगर का यूज करते हुए उसको वहीं पर ही रोक दिया? मैं क्या यहाँ पे वास्तव में सपना देख रही हूँ? क्या ये वास्तव में इतना ज्यादा ताकतवर है? जहाँ पर रोमा इसी तरह से हैरान परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ अब फिर से चंद्रेश अपने एरोस को अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह सीधे हवा के अंदर चला जाता है और अपने पावरफुल वार को वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। वही उसको ऐसा करते हुए देखकर उसके सामने में जो उसके टीममेट्स थे ना, वो उससे कहता है, चंद्रेश रुको, हम भी तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। वो भी जल्दी से अब उसी के साथ में हवा के अंदर चले जाते हैं और सीधे 3 एरो वो भी पावरफुल इम्पैक्ट के साथ में विक्रम की तरफ भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। वह जल्दी से अब विक्रम को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही लगती है कि हालांकि अगले ही पल वहाँ पर विक्रम अपने पास में से एक सोल बाहर निकाल लेता है, जो उसकी वही मैजिकल डेविल सोल थी। चलो अच्छी बात है, आज तो कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो आज इसको यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। उसी के साथ में विक्रम ऐसा करता है और उनकी तरफ एक स्लेश अटैक कर देता है। हालांकि वहीं अब तीनों की तीनों एरोज विक्रम की जगह टकराते हैं और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इसको कई दूर से भी देखा जा सकता था। बाकी वहीं उस पावर को अब वो तीनों भी देख चुके होते हैं, क्योंकि उसके इम्पैक्ट से वो तीनों पीछे की तरफ चले जाते हैं। आखिरकार इसके पास में इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कहाँ से आ गई? चंद्रेश वहाँ पर उन तीनों से कहता है। हालांकि जिससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से विक्रम उसके गले के ऊपर एक स्वॉर्ड लाकर रख देता है। तुम यहाँ पर हार गए। हालांकि वहीं स्वॉर्ड अभी बिल्कुल चंद्रेश के गले के पास में आकर रुकी थी और उसके गले के ऊपर एक छोटा सा चिन्ह छूट जाता है, लेकिन उसके अंदर से एक ओरा बाहर निकल रहा था जो बिल्कुल अलग सा था। हालांकि वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर रोमा उस ओरा को पहचान लेती है। वो देख पा रही थी कि ये वही ओरा था जिसके साथ में उन सभी वुल्स के झुंड को मारा गया था। क्या वास्तव में इसी ने वहाँ पर वह सब कुछ किया था? हालांकि वहीं दूसरी तरफ राजेश के भी अब होश सब उड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ पर विक्रम ही था जिसने उन सभी को मारा था? यहाँ पर वह सभी इसी तरह से हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अब जल्दी से पीछे पलटता है और उन तीनों से कहता है, ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर एग्जाम चल रहा था, लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ पर इस डे को तुम्हारा एनिवर्सरी मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज तुम मरते मरते जो बचे हो। हालांकि वहीं अब चंद्रेश अपने आप को संभालता है और वह विक्रम से कहता है, दोस्त क्या तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? वहीं विक्रम हल्का सा पीछे मुड़ता है और उससे कहता है, मेरा नाम विक्रम। हालांकि जैसे ही वो वहाँ पर उसका नाम सुनते हैं, तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो क्या कहा? क्या वास्तव में विक्रम वही हुआ ना जिसने वहाँ पर अनिकेत को हराया था?
लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में रोशन भी कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैंने भी एक बार उसके बारे में सुना था। विक्रम ने वहाँ पर एक बार अनिकेत को एक ही वार के अंदर हरा दिया था। क्या हम लोग इतनी देर से वहाँ पर उसी साथ में घूम रहे थे? हालांकि वही रोमा कहती है, हाँ वास्तव में हमारे साथ में अभी ज्यादा ताकतवर वॉरियर घूम रहा था। वास्तव में ये तो एक अपने आप में ही एक ब्लैक हॉर्स है। वहीं अभी राजेश को कुछ सेंस होता है और वो कहता है, हाँ मैंने इतनी देर यहाँ पर क्या बहुत ही ज्यादा बोल दिया था। मैं इतनी देर से यहाँ पर बड़े बड़े फ्लेक्सेस मार रहा था, ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पर सभी को हराया है, रमन को हराया है और उसके साथ में अक्षित के साथ में भी मैंने एक बार मैच किया था। क्या इतनी देर से मैं उन सभी के बाप के साथ में बात कर रहा था? अभी राजेश तो मन ही मन के अंदर रोने का मन हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अभी चंदेश अपनी जगह पर खड़ा होता है और वो उससे कहता है, विक्रम वास्तव में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर वॉरियर हो और हमें पता है कि यहाँ पर हम तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ पर वह उससे कहता है, और थैंक यू विक्रम कि तुमने यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दया दिखाई है। हालांकि फिर चंद्रेश जल्दी से अपने टीममेट्स की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, ठीक है जल्दी से मुझे अपने अपने वो टोकन्स दो। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में दोनों को बुला रहे, बॉस क्या कह रहे हो, क्या वास्तव में आप हमारे टोकन्स लेना चाहते हो? हालांकि चंद्रेश को गुस्सा आता है और उनसे कहता है, मैंने क्या कहा, जल्दी से मुझे तुम्हारे यहाँ पर टोकन्स दे दो। हालांकि अब दोनों का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना टोकन निकालते हैं और वहाँ विक्रम को देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। विक्रम ये तुम्हारे टोकन्स रहे, तुमने यहाँ पर हमें हराया है, इसी वजह से तुम चाहो तो इन्हें रख सकते हो, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं खाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम पीछे पलटता है और उससे कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये एक ही बहुत है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर चंद्रेश ने उसने कहा, लेकिन आखिरकार तुम ये दोनों टोकन्स क्यों नहीं लेना चाहते? वह उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने कहा, अरे बात कुछ ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर पहली बार मिले हैं और इसके अलावा हम लोगों के अंदर कोई दुश्मनी भी नहीं है, जिसके साथ में हम जन्मजात बस दुश्मनी ही निभाते रहें। इसी वजह से मेरे लिए अभी के लिए ये एक टोकन ही बहुत है। हालांकि उसकी ऐसी मर्जी देखने के बाद में तीनों की आंखें खुली रह जाती है और वह वहाँ पर बुरान करते हुए कहते हैं, विक्रम तुम वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति हो, आगे जाकर तुम बहुत ज्यादा अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसके साथ में वो तीनों पीछे पलटते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। हालांकि उन तीनों को ऐसे जाते हुए देखकर विक्रम उनसे कहता है, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। हालांकि चंद्रेश पीछे पलटता है और उससे पूछता है, क्या हुआ विक्रम भाई, अब आपको मुझसे क्या काम आ गए? उसके बाद विक्रम उनसे पूछता है, अरे मेरे को यहाँ पर कोई मिल नहीं रहा है, आखिरकार ये सभी यहाँ से कहाँ पर चले गए हैं? मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है। इसके साथ में विक्रम मन ही मन के अंदर कह रहा होता है, आखिरकार मुझे अब जल्दी से जल्दी रिया को ढूंढना होगा, क्योंकि बहुत देर हो गई है उसको मेरे से अलग हुए। हालांकि विक्रम की बात सुनने के बाद में चंद्रेश उसे कहता है, हो विक्रम भाई, क्या आपको अभी तक पता नहीं है? वह सभी अभी ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्या ईस्ट? लेकिन आखिरकार ईस्ट के अंदर क्या हुआ होगा? विक्रम अब उसके बारे में सोचने लगता है और वहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट सीन उसके अलग जगह से दिखाया जाता है। हमें एक केव दिखाई जाती है और वहाँ पर एक बंदा जोर से दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। सर 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 आ जाओ, हमारे पास में वो लेटर आ गया है। वहीं उसको उस तरफ आते हुए देख कर वहाँ पर आकाश बैठा हुआ था, वह उसको ही देखने लगता है। वो उससे कहता है, ठीक है इधर लाओ, मुझे दो, मुझे देखने दो। हाँ सर ये लीजिए। वहाँ पर वह मैसेंजर जल्दी से वह लेटर अब आकाश को दे देता है। आकाश जल्दी से खड़ा होता है और उससे वो लेटर लेकर उसको वहीं पर ही पढ़ने लगता है। वहीं उसको इस तरह से लेटर को पढ़ते हुए देखकर उसके पास में जो उसके फ्रेंड्स टीममेट्स बैठे हुए थे वह उससे पूछते हैं, बॉस बॉस क्या है उसके अंदर, आखिरकार क्या लिखा हुआ है? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में आकाश ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस उस पेपर को वहीं पर ही जलाकर राख कर देता है और उससे कहता है, नहीं इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, अब टाइम आ गया है हमें आगे बढ़ने का। क्या क्या वास्तव में मास्टर, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी अब वहीं पर ही उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वह सभी बहुत ही ज्यादा खुफिया बातें कर रहे थे और इसके अंदर अभी बताया नहीं गया था कि आखिरकार उन्हें क्या चाहिए था। बस उन्हें ये बताया गया था कि यहाँ पर उन्हें एक इविल पिल चाहिए थी। आकाश ऊपर की तरफ देखता है और वो कहता है, चलो आज टाइम आ ही गया, आज वही डार्क नाइट है जहाँ पर आज हमें अपना काम करना होगा। आकाश बहुत ही ज्यादा एविल लग रहा था, ऐसा लग रहा था
था कि उसके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा हो। वहाँ पर जहाँ पर वह इसी तरह से प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभी चंद्रेश विक्रम से बात कर रहा होता है। विक्रम भाई, मैंने ऐसा सुना है कि आज के दिन है ना, इविल स्पिरिट्स बाहर निकल कर आएंगी और शायद वह उसी के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम चौंक जाता है। क्या क्या वास्तव में तुम सही कह रहे हो? क्या वास्तव में इविल स्पिरिट्स बाहर निकलने वाली है? वहीं उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद में रोमा को कुछ समझ में नहीं आता। वो रोमा पूछता है तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो? आखिरकार ये इविल स्पिरिट्स क्या होती है? नहीं, उसकी वो बात सुनने के बाद में रोशन उसको समझाता है। देखो, मैं बताता हूँ आखिरकार वह क्या होती है। इविल स्पिरिट्स ये जानवरों और कई सारे अलग अलग लोगों की आत्माएं होती है। वह इस दुनिया के अंदर रहती है और इधर उधर भटकता रह जाती है। हालांकि आज वो दिन है जब वह सभी बाहर निकल कर आती हैं और ये समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। इसी वजह से शायद सभी वहाँ पर उनको केस करने के लिए उतर जा रहे होंगे। हाँ, तुमने सही कहा। रोशन की बात सुनने के बाद में चंद्रेश ने कहा और वो उससे आगे कहता है, हमारे पास में एक माउंटेन है जहाँ पर हर बार जब भी ये समय आता है तो वो सभी अपनी ग्रेव से उठकर बाहर निकल कर आती है। हालांकि वहाँ पर एक और खास बात है। वहाँ पर वह जो इविल स्पिरिट्स होती है ना, उनका एक सबसे ज्यादा प्योर स्पिरिट भी होती है। वहाँ पर वह सभी एनिमल स्पिरिट्स मिलकर उन सभी को वहीं पर ही सेव करके रखते हैं और वहाँ पर किसी को भी पास में नहीं जाने देते। उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम से कहता है, थैंक यू चंद्रेश भाई, तुमने आज बहुत ही अच्छे से मुझे बता दिया कि आज क्या होने वाला है और मैं तुम्हारी बातों को भी समझ चुका हूँ। ठीक है, और मुझे पक्का भरोसा है कि हम अगली बार जरूर मिलेंगे। वहाँ पर विक्रम अब चंद्रेश को ग्रीट करने लगता है और फिर वहीं दूसरी तरफ चंद्रेश पीछे पलटता है और वो जाने लगता है। ठीक है विक्रम भाई, हम अगली बार जरूर मिलेंगे। उनको वहाँ से चले जाने के बाद में विक्रम, रोमा, रोशन और राजेश वह सभी वहीं पर ही एक डिस्कशन कर रहे होते हैं। हालांकि वहीं विक्रम के मन में पता नहीं क्या आ जाता है। वह सीधा एक पता नहीं खतरनाक से स्माइल के साथ में सीधा राजेश के पास में चला जाता है। वो उससे कहता है, यार राजेश, तुमसे एक बात बोलूं? ये जो बात है ना, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसी वजह से मुझे लगता है तुम किसी को बता दो कि। हालांकि वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में राजेश घबरा जाता है। वो उससे कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो? राजेश पता था कि वहाँ पर अभी उसकी सामत आने वाली थी। हालांकि उसकी बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए जल्दी से विक्रम अपने एक पैर को ऊपर उठाता है और पैंग उसके फेस के ऊपर एक जोर से मार देता है, जिसके बाद में उसके फेस के ऊपर वह उसका आंसू आराम से देखा जा सकता था। उसके बाद में विक्रम उनसे कहता है, ठीक है, अब हमें इसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इसकी किस्मत अच्छी रही तो ये किसी बीस्ट का यहाँ पर शिकार नहीं बनेगा। ठीक है रोशन, रोमा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वहीं उसको ऐसे जाते हुए देखकर जल्दी से रोमा आगे बढ़ती है और उससे एक सवाल पूछती है, विक्रम, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी आखिरकार तुम क्यों वहाँ पर राजेश के सामने झुक रहे थे? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। फिर से एक रोमांटिक सीन वहाँ पर बन जाता है। वो उससे कहता है, रोमा, बात कुछ ऐसी है कि किसी बीमारी को ठीक करने के पहले उसको पहले समझना पड़ता है और फिर हम उसको किसी तरह से हल कर सकते हैं। और राजेश भी उसी बीमारी का तरह था। हमें अपने सारी चीजों को दूर करने के लिए पहले उसको समझना था और फिर उसको दूर करना था। वैसे भी वो हमारे लिए कोई बड़ी चीज तो थी नहीं और हमें केवल उसके साथ मजे तो लेने थे। तुम्हें पता है ना, मजे तो बहुत ही आए थे। वही उसकी बात सुनने के बाद में रोमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इम्प्रेस हो जाती है। वाह विक्रम, तुमने तो आज कमाल कर दिया। हालांकि फिर विक्रम पीछे पलटता है और उन दोनों से कहता है, ठीक है रोमा, रोशन, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। हम लोग यहाँ पर दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे अभी उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ मुझे अभी चंद्रेश ने कहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसको जाते हुए देखकर रोमा आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है और कहती है, विक्रम, मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। हालांकि जिससे पहले कि वो कुछ कहती, उससे पहले ही वहाँ पर रोशन उसको रोक लेता है और वो उससे कहता है, नहीं नहीं रोमा, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। क्या तुम पागल वागल हो गई हो? वह उसे और आगे समझाता है, देखो, अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ हो जाता है तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे पापा को वहाँ पर क्या कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रोमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे ना, वहीं हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि कोई खतरनाक पावर अभी सभी बीस्ट्स को मार रही होती है। हालांकि वह जो खतरनाक पावर थी ना, वह कोई और नहीं थी, वह
विक्रम था जो वहाँ पर उन सभी बीस्ट का सफाया कर रहा था। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब यहाँ पर मुझे ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अब मुझे जल्दी से जल्दी सबको ढूंढना होगा। वहीं अब विक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। हालांकि वो एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर एक खाई के तरह से कुछ था। वहाँ पर वह देखता है कि आखिरकार ये किसने सील कर दिया। विक्रम इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, हे लड़के, तुम कहाँ पर जा रहे हो। हालांकि उसकी आवाज सुनने के बाद में विक्रम से कहता है, अरे अब तुम कौन आ गए यहाँ पर। हालांकि उसकी आवाज सुनने के बाद में वह लड़का उससे कहता है, अरे तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो ये रोड है ना, ये मेरी टीम के द्वारा यहाँ पर ऑक्यूपाई कर ली की है, इसीलिए तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से ऐसा जाना चाहते हो ना, तो तुम पहले अपने उस टोकन को मेरे को दे दो। क्या टोकन? अच्छा ठीक है, ये लो। इस साथ में विक्रम अब वहाँ पर उसको वो अपना टोकन दे रहा होता है। वो उससे कहता है, ठीक है, यहाँ पर आओ और इसको ले जाओ। उसके अगले ही पल वह लड़का जल्दी से नीचे उतर आता है और वो विक्रम के पास में चला जाता है और उसके हाथ से वो टोकन लेने वाला होता है कि अचानक से पीछे की आवाज आती है, ए तुम ये क्या कर रहे हो। हालांकि जब वो पीछे पलटकर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे अभी अक्षित खड़ा हुआ था। वो बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर उस लड़के ने उससे पूछा। हालांकि वहीं उसकी बात पर कोई भी ध्यान न देते हुए जल्दी से अक्षित आता है और कहता है, बदमाश, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ पर मेरे दोस्त का टोकन लेने में लगा हुआ है। वहीं उसके हाथ से वह टोकन अब अक्षित वापस से ले लेता है। उससे कहता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुझे पता नहीं है ये मेरा फ्रेंड है। अगली बार से अगर तूने यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अक्षित ने उस लड़के से कहा। हाँ, हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में वहाँ तो उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। वो अपने मुंह को संभालता है। क्या क्या वास्तव में ये आपका फ्रेंड है? लेकिन मुझे बॉस इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये आपके फ्रेंड है। मैं तो यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं करता। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में अक्षित उससे कहता है, चुप, भाग जा यहाँ से, पागल इंसान। हालांकि वहीं अक्षित की वो बात सुनते ही वहाँ से वो लड़का ऐसा गायब हो जाता है जैसे कि वहाँ पर वो कभी था ही नहीं। 240 वोल्ट की स्पीड के अंदर से वो वहीं से ही भाग जाता है। वहीं अब अक्षित विक्रम को वह अपना टोकन दे रहा होता है। हालांकि विक्रम उसके टोकन को लेते हुए उससे कहता है, अच्छा तो तुम थंडर क्राउड क्लब के अंदर से हो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी इस टीम के पास में ये कौन सा दिमाग है कि ये फालतू की ट्रिक का यूज करते हुए यहाँ पर इस तरह से सारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में अक्षित उससे कहता है, अरे विक्रम, छोड़ो उसको, वैसे भी ये सारे कचरे हैं, फालतू में मेरे सामने आकर मार खाने की इच्छा होती है इनकी। वो तो बात कुछ ऐसी है कि मैं तो केवल याओ फैमिली के ट्रेजर के लिए यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं यहाँ पर नहीं आता। अच्छा, तो हम दोनों का यहाँ पर सेम पर्पस है। इतना कहने के बाद में विक्रम अब आगे बढ़ने लगता है। वही उसके पीछे करते करते अक्षित भी आगे जा रहा होता है और फिर अक्षित पीछे से विक्रम से कहता है, अरे अरे विक्रम, कहाँ पे जा रहे हो? रुको, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें बहुत समय से यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। वही उसकी बात सुनने के बाद विक्रम मुझसे पूछता है, हाँ मेरे को ढूंढ रहे हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वही वो अपना माथा पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे भाई मैं क्या बोलूं, मेरा माथा यहाँ पर दर्द होने लगा है। वो जो रिया है ना, वो तुम्हें ढूंढने के लिए इधर उधर पागलों जैसे फिर रही है। वो कह रही है कि विक्रम को लाओ, विक्रम को लाओ। अरे कोई टॉफी है जो यहाँ पर विक्रम को ले आऊं? तब से मैं तुम्हें यहीं पर ढूंढने में लगा हुआ हूँ, दिन भर का। जब से यहाँ पर आई है ना, बस वह तुम्हारे चिंता के अंदर डूबी हुई है। इसकी बात सुनने के बाद में विक्रम हंसने लगता है और उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी हम जल्दी से तुम्हारे शेल्टर के अंदर चलते हैं, कहाँ पे तुम्हारा कैंप लगा हुआ है। पर विक्रम एपिसोड के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अभी एक केव थी, उसके अंदर अभी रिया बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी और बस वो अभी विक्रम के बारे में सोचे जा रही थी। आखिरकार ये विक्रम कब आएगा? इसने मेरे को बोला था कि वह जल्द ही मुझे ढूंढ लेगा। हालांकि अचानक से उसको बहुत ही बुरे बुरे ख्याल वहाँ पर आने लगते हैं। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर विक्रम को किसी टाइगर ने खा लिया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर विक्रम किसी बेस्ट के साथ में लड़ने लगा हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हो सकता है, क्या पता कहीं किसी बेस्ट ने वहाँ पर विक्रम को मार दिया हो। वहीं अब रिया तो पता नहीं क्या क्या उसके बारे में सोचती जा रही थी और बस उठ के वो इधर उधर पागलों की तरफ भागने लगती है। वहीं उसी गलत टाइम पर विक्रम और अक्षित दोनों आ जाते हैं और दोनों वहाँ पर उसको देखकर अपना माथा पकड़ लेते हैं, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं विक्रम उससे कहता है, हे मॉनिटर, क्या हो गया? आखिरकार तुम क्या यहाँ पर कोई एक्सरसाइज कर रही हो? हालांकि वहीं
रोमा उस आवाज को देखकर पीछे पलटती है तो वो देखती है कि वहां पर अभी विक्रम खड़ा था। वह अपने हाथों को साफ करती है और उससे कहती है, विक्रम तुम यहाँ पर आ गए? क्या तुमने को यहाँ पर किसी बीस्ट ने नहीं खाया? हालांकि वहीं वह अपने बात को बस बीच में रोककर खड़ी हो जाती है। क्या बीस्ट? कौन सा बीस्ट? आखिरकार तुम किस बीस्ट की बात कर रही हो? विक्रम उसकी बात को समझ नहीं पाया, वो उससे पूछता है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया बिल्कुल बोले से शकल बना लेती है और उससे कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वह तो ऐसे ही। और फिर वो मन ही मन के अंदर खुश होते हुए कहती है, हुफ, यह तो अच्छी बात है, ये तो मेरी एक इमेजिनेशन ही थी। अच्छी बात है कि विक्रम को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में अभी रिया तो वहाँ पर विक्रम को देखकर भाग भाग हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सालों से वो वहाँ पर उससे ना मिली हो। उसके बाद में जल्दी से रिया उससे पूछती है, विक्रम तो आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन उसको ऐसे बोलते हुए देखकर वहीं अक्षित उससे पूछता है, हाँ अब क्या हो गया? इतनी देर पहले तुम यह कह रही थी मेरा विक्रम कहाँ गया, विक्रम को ढूंढो, विक्रम के लिए पागल हो रही थी, लेकिन अब तुम क्या आखिरकार ऐसी हरकत करने लगे? हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में रिया के तो गाली लाल हो जाते हैं। वो उससे कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? आखिरकार मैंने कब ऐसा तुमसे कहा? हालांकि अक्षय तो बिल्कुल अब ऐसे देखने लगता है जैसे वो अपने सामने किसी पागल को देख रहा हो। मैं कहाँ से पागल हो गया? मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम इतनी देर से अभी यहाँ पर विक्रम को ढूंढ ही तो रही थी और ये सब कुछ सच है। हालांकि वैसी बात सुनकर रिया तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तुम ये फालतू की बातें मत करो, मैं ऐसा कब कहा? मैं तो बिल्कुल भी अलग थी। अरे अक्षित पहले देख तेरे हाथ कहाँ पर है भाई, हाथ संभाल ले वरना विक्रम देखो यहाँ पर भरता बना देगा। मैंने सही कहा सब में, तुम वास्तव में भी यहाँ पर विक्रम को बहुत ही देर से मिस कर रही थी। रिया तुम फालतू में झूठ मत बोलो। अब वहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं और दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे एक कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ उनको ऐसे फालतू व शोर बनाते हुए देख कर विक्रम उन दोनों से कहता है, अरे क्या हो गया? तुम दोनों यहाँ पर क्या पागल वागल हो गए हो क्या? चुपचाप नहीं बैठ सकते? अच्छा तुम तो छोड़ो सब लड़ाई वड़ाई को, तुम मेरे पास में आओ और तुम ये बताओ कि आखिरकार तुमने अब इन 2 दिनों के अंदर कितने ज्यादा पॉइंट्स को यहाँ पर हासिल कर लिया है? क्या पॉइंट्स? वह इसकी बात सुनने के बाद में दोनों एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। वो उससे कहती है, हाँ मैंने इन दिनों के अंदर 113 पॉइंट्स को हासिल किया है। वहीं अक्षित कहता है, और मैंने यहाँ पर 134 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और तुमने कितने किए? हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम अपना माथा पकड़ लेता है और उससे कहता है, ओ शिट, मैंने तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। मैं यहाँ पर इनको कैसे बताऊं कि क्या मैंने यहाँ पर ओनली 71 पॉइंट्स को इकट्ठा किया था। वहीं विक्रम कुछ बोलता नहीं है तो रिया उसके पास में आती है और वो बिल्कुल उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे बस संभल कर, ज्यादा आगे मत बढ़े वरना बड़े बड़े विचार पता नहीं कहाँ पर जाकर लगेंगे। बताओ ना विक्रम, आखिरकार तुमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स कमाए हैं? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, मैंने केवल यहाँ पर 71 पॉइंट्स कमाए हैं। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में दोनों ही दोनों पूरी तरह सुन रह जाते हैं और उससे कहता है, क्या वास्तव में क्या विक्रम तुम इतने ज्यादा लेजी हो कि तुमने यहाँ पर केवल अभी 71 पॉइंट से कमाए हैं? हालांकि वहीं जल्दी से रिया उसके हाथ में से उसका टोकन ले लेती है और उससे कहती है, अरे विक्रम, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, लो मैं अभी तुम्हें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उधार दे देती हूँ। उसके बाद में विक्रम वहां पर चौंक जाता है, क्या कहा? क्या तुम मेरे को यहाँ पर अपने पॉइंट्स देने वाली हो? हालांकि वह उसकी बात सुनने के बाद में, हाँ तुम चिंता मत करो, ये लो बस हो गया। अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में या फिर से उसको टोकन देती है और उससे कहती है, तुम इसकी चिंता मत करना और इसकी थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो क्या है, मैं तुम्हारी मॉनिटर हूँ ना, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये दे दिया। क्या स्टाइल मार रही है ये लड़की। हालांकि वही विक्रम भी अब उसको थैंक्स बोलने लगता है। थैंक यू सो मच रिया कि तुमने मुझे ये दे दिया, वास्तव में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा काइंड है। हालांकि वही उनका काम खत्म होने के बाद में रिया उससे कहती है, विक्रम अब ऐसा क्यों ना करते कि यहाँ पर हम लोग एक टीम बना लेते हैं जिसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगी। या प्रोटेक्ट तुम मुझे? वहीं विक्रम परेशान हो जाता है, लेकिन वह उससे कहता है, हाँ ठीक है, अगर ऐसी ही बात है, तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं यहाँ पर टीम बनाने के लिए तैयार हूँ। लगी वहीं दूसरी तरफ अक्षित आगे बढ़ता है और उससे कहता है, विक्रम हाँ बोलो। और वो अपने हाथ में तलवार निकालते हुए कहता है, विक्रम देखो, मैंने तुमसे पिछली बार कहा था ना कि हम यहाँ पर एक एग्रीमेंट करेंगे और अगली बार मैं तुमसे जरूर फाइट करूंगा। वहीं विक्रम कहता है, हाँ मैंने कहा तो था, तो ठीक है, आज क्यों ना हम यहाँ पर फाइट करें। वहाँ पर अक्षित उससे कहता है और फिर उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम हंसते हुए कहता है, हाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। और वास्तव में इस बार मैं हार गया ना तो मैं तुम्हारा यहाँ पर छोटा भाई बनकर रह जाऊंगा। वहीं अगले सीन के अंदर सभी अब बाहर निकल जाते हैं। वहीं अब विक्रम और अक्षित दोनों ही दोनों अपनी जगह पर खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। विक्रम उससे कहता है, ठीक है चलो जल्दी से यहाँ पर शुरू करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ पर कैंप के मेंबर्स ने विक्रम को वहाँ पर देखा तो सभी हैरान हो जाते हैं। हे ये देखो, ये तो विक्रम है ना। हाँ हाँ, ये विक्रम ही है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, रिया अपनी जगह पर बैठ जाती है और बस वो चढ़ती रहती है। अरे ज्यादा मत चढ़े वरना तू मोटी हो जाएगी ना तो विक्रम छोड़कर भाग जाएगा। चलो आज देखते हैं कि आखिरकार विक्रम और अक्षित दोनों में से कौन जीतता है। आज तो इनका मैच देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जहाँ पर रिया इसी तरह सोच रही थी वहीं दूसरी तरफ सभी यही सोच रहे थे। अरे अरे, मैंने पिछली बार ये सुना था कि यहाँ पर विक्रम ने अक्षित को हरा दिया था। हालांकि वहीं उनकी बकबक सुनने के बाद में रिया उनसे कहती है सभी चुप हो जाओ, चलो हम यहाँ पर मैच देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अब क्या होने वाला है। वे की निगाहें अभी वहीं पर ही थी जहाँ पर विक्रम और अक्षित दोनों फाइट कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर अचानक से अनिकेत आ जाता है, जो पिछली बार रमन के साथ में साथ दे रहा था। वो वहीं पर ही सोच रहा होता है, ओ आज यहाँ पर विक्रम यहाँ पर मिल चुका है, इस बार तो मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं कि आज यहाँ पर ये कैसे अक्षित से लड़ता है। वही जहाँ पर भी इसी तरह सोच रहा होता है ना, वहीं हमें झाड़ियों के अंदर अभी रेनू टीचर और वहाँ का डीन दिखाया जाता है। अरे अरे, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, तुम कहाँ पर कोई गलत चीज सोचने लग जाओ। वो तो बस इस मैच को देखने आए हैं। मुझे पता है तुम्हारा माइंड कहाँ पर चल रहा होगा। ही। मिस रेनू, आज देखते हैं कि ये दो स्टूडेंट्स अपनी पावर को कैसे यहाँ पर दिखाते हैं। डीन जल्दी से रेनू से कहता है, हाँ हाँ, वास्तव में मिस्टर डीन आपने सही कहा। आज तो मैं यहाँ पर इनके फाइट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से आज यहाँ पर कौन जीतता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन जीत पाएगा? वहीं उसकी बात सुनने के बाद डीन उससे कहता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि यहाँ पर अभी कौन जीतने वाला है। मुझे पता है कि अक्षित कितना ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसकी सोर्स टेक्निक बहुत ही अच्छी है, उसने स्टार्टिंग से ही अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से किया है। इसी वजह से इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि इसके अंदर कौन जीतने वाला है। मुझे तो देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी विक्रम वहाँ पर उसका ओपोनेंट नहीं है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में रेनू हंसने लगती है और उससे कहती है, ओ वास्तव में मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी रेनू ने वैसे ही विक्रम की पावर देख ली होती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षित उससे कहता है, विक्रम तुम्हें पता है तुमने जो मुझे वो फॉर्मूला दिया था ना, उसके साथ में मैंने आखिरकार इसकी 9 फॉर्म्स को यहाँ पर सीख लिया है और सबकी मैंने क्लासिक फॉर्म को सीखा है। चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। इतना कहने के बाद में अक्षित ने अपनी एनर्जी वहाँ पर एक्टिवेट कर ली होती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी कहता है, चलो ठीक है, हम भी स्टार्ट करते हैं। उसके जस्ट बाद में वह अपनी एनर्जी का यूज करता है और वहाँ पर स्टोरी के अंदर से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। जैसे वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है ना, अक्षित के होश उठ जाते हैं। ये तुम्हारे पास में क्या कर रही है? ये तो क्लासिक स्वॉर्ड है, ये मेरे ग्रैंडपा के पास में थी, तो आखिरकार तुम्हारे पास में कैसे आ गई? हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, हाँ ये तो मेरे पास में आ गई। चलो पहले हम फाइट करते हैं और इसके बाद में तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा कि ये मेरे पास में क्या कर रही है। हाँ ठीक है, विक्रम की बात सुनने के बाद में अक्षित ने उससे कहा। उसके बाद में जल्दी से अक्षित अब हवा के अंदर चला जाता है और अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। ये देखो मेरी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक, द फर्स्ट क्लासिक ड्रैगन। या क्लासिक ड्रैगन? हालांकि जैसे ही वहाँ पर उसकी वो बात सुनी जाती है ना, सभी चौंक जाते हैं और सभी उसी पावर को देखने लगते हैं। उसके अगले ही पल अक्षित के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन निकलकर बाहर आता है। सभी ये निगाहें अभी वहीं पर टिकी हुई थी, लेकिन वहीं रिया तो अभी तक भी चलने में लगी हुई थी। वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम कहता है, नॉट बैड, आखिरकार तुमने यहाँ पर 2 ही दिन के अंदर इसको बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लिया है। हालांकि अब तुम देखो, जो तुमने अभी यूज किया है ना, ये तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्लासिक ड्रैगन है, अब तुम मेरी फॉर्म देखो। उसके अगले ही पल विक्रम जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और जमीन के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलकर बाहर आने लगता है। अभी ब्लू और फ्लेमिंग ड्रैगन दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। बूम! अगले ही पल वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हालांकि जिसके चलते हुए वहाँ पर अक्षित उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और वह सीधा जमीन के ऊपर आकर धड़ाम से गिरता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर डीन और रेनू दोनों को उसी को देख रहे होते हैं। वाह, मानना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छी स्किल है। जैसे वो ऐसे ही हमारे नेक्स्ट एपिसोड को अभी मिस रेनू और वह डीन दोनों एक जगह पर खड़े थे और उसी मूव को देखने के बाद में डीन की आंखों के अंदर तो चमक सी आ गई थी। मिस रेनू, वास्तव में मानना तो पड़ेगा, इस तियांग सिंह अकेडमी के अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, वो वास्तव में बहुत
बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। वहीं डीन की बात सुनने के बाद में मिस रेनू उससे कहती है, हाँ वास्तव में डीन आपने सही कहा। हालांकि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पावरफुल तो हैं ही, हालांकि उससे अलग जो ये विक्रम है ना, ये एक अलग ही खतरनाक पावरफुल इंसान है। वास्तव में इसके सामने तो कोई टक्कर के आ भी नहीं सकता। मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं लगता जो वहाँ पर इसको टक्कर दे सकता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या वास्तव में वहाँ पर अक्षित वहाँ पर विक्रम से कोई मुकाबला कर सकता है? हालांकि वहीं उसकी वो बात सुनते ही फिर से डीन पूरी तरह से कंफ्यूज हो तो जाता है। हालांकि वह बड़ा ही गंभीर भी लगने लगता है। वह उससे कहता है, हाँ मिस रेनू, वैसे आप बात तो सही कह रही हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ एडवांटेज तो है ही, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षित है ना, उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सीधा मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरफ से आया है। तो इसीलिए मुझे उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी अक्षित विक्रम से एक कदम आगे है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में मिस्टर रेनू कहती है, अच्छा ऐसी बात है, वास्तव में क्या आपको ऐसा लगता है? हालांकि उसकी बात में वहाँ पर रेनू बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो वहीं पर ही सोचने लगती है, वास्तव में अभी तक डीन ने कुछ देखा नहीं है। मैंने इसकी पावर देखी है, यहाँ तक कि मैंने इसकी जितनी पावर देखी है ना, वो भी मेरे हिसाब से वो नहीं होगी नी इसने अभी तक बताई है। मानना पड़ेगा कि अभी तक विक्रम ने अभी तक पूरी पावर का यूज तो किया ही नहीं है। वहाँ पर इसी तरह से विक्रम को देखते हुए और अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे रखकर वहीं पर ही बांध के खड़ी हुई थी। वहीं विक्रम दूसरी तरफ अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए वहाँ की आसपास की पूरी धुंध को साइड के अंदर कर देता है और वह आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस इम्पैक्ट के साथ में अक्षित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह बड़ी मुश्किल के साथ में अपने आप को संभाले हुए था। हालांकि फिर भी वह अपनी उस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था जो अभी अभी उसके साथ में हुई थी। इसी वजह से वह बड़ा ही घबराया हुआ था और वह विक्रम से पूछता है, विक्रम आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर पहला मूव तो मेरा था ना, और मेरा मूव भी कोई नॉर्मल तो था नहीं, हालांकि फिर भी मैं तुमसे कैसे हार गया? हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम बिल्कुल सीरियस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्वर्ग से देवता उतर के आ गया हो यहाँ पर उसको ट्रेन करने के लिए। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है, जो तुमने अभी यहाँ पर स्वॉर्ड का यूज किया था ना, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा स्लो है। तुम बहुत ही धीरे यहाँ पर रिएक्ट करते हो, और इसके अलावा मुझे जितना पता है ना, तुमने अभी तक भी स्वॉर्ड की लैंग्वेज को नहीं समझा है। इसका मतलब यह है तुम्हारा स्वॉर्ड और तुम्हारा माइंड, यानी तुम खुद उसके साथ में अटैच नहीं हो पाए हो, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर जो करना चाहते हो ना, वह नहीं हो पा रहा। वही उसकी बात सुनने के बाद में अक्षित परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिरकार विक्रम किस बारे में बात कर रहा है। वही वो उससे पूछता है, हाँ विक्रम, आपने ये कह तो दिया, हालांकि मुझे तो कोई पल्ले नहीं पड़ा कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। आखिरकार तुम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि आखिरकार स्वॉर्ड की कौन सी लैंग्वेज हुआ करती है? हाँ, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आकाश, धरती और माउंटेन्स, रॉक्स, इन सभी के अंदर स्वॉर्ड्स की एक लैंग्वेज होती है। तुम इन सभी की पावर तो यूज करते हुए यहाँ पर आराम से कुछ भी कर सकते हो। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। उसके साथ में विक्रम वहाँ पर अपने हाथ के अंदर एक एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। वह एयर को अपने हाथों के अंदर इकट्ठा करता है और जल्दी से वहाँ पर पास में ही पड़े हुए एक पत्थर के ऊपर लॉन्च कर देता है। वहीं जल्दी से उसके पास में से एक खतरनाक शॉकवेव निकलती है, जो बिल्कुल खतरनाक लाइट की स्पीड से सीधे उस पत्थर के जाकर लगती है, और अगली ही पल वहाँ पर जो पत्थर रखा हुआ था ना, वो वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है। वहीं उसको देखने के बाद में सबकी तो फटकर 4 हो जाती है। ऐसा लग रहा था 4 से 8, 8 से 12 हो जाएगी। वो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या वास्तव में विक्रम इतना ज्यादा खतरनाक है? उसने यहाँ पर एक ही बार के अंदर विंड को कंट्रोल कर कर उस रॉक की धज्जियां उड़ा दी है। वहाँ पर अगर मैं होता तो मेरे तो पता नहीं कितने ज्यादा चित्र हो जाते। वहीं अब विक्रम के उस मुंह को देखने के बाद में सभी इसी तरह से वहाँ पर बातें करने लगे थे। वास्तव में तुमने सही कहा, मानना पड़ेगा विक्रम की जो स्वॉर्ड स्किल है ना, वह वहाँ पर अक्षित से बहुत ही ज्यादा अलग स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं वहाँ पर अक्षित भी उस चीज को देखने के बाद में पूरी तरह से परेशान, हैरान और उसके होश उड़े हुए थे। हालांकि वहीं वो अपने आप को संभालता है और वो विक्रम से कहता है, विक्रम, तुम अगर बच्चों के सामने ये सब कुछ एक्टिंग करते हो ना, तो उसके बाद में तुम उनको कुछ भी बता सकते हो। हालांकि यहाँ पर केवल तुमने विंड को कंट्रोल करते हुए उस स्वॉर्ड स्लेश को किया था, तो क्या तुम यहाँ पर उसी को स्वॉर्ड लैंग्वेज कहते हो? हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम हंसने लगता है और उससे कहता है, अच्छा मैं समझ गया कि तुम अभी तक भी नहीं समझे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था। तो ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं समझे तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। अब तुम ये देखो। उसके अगले ही पल विक्रम अपने हाथ को ऊपर करने लगता है और फिर से आसपास के नेचर के साथ में खेलने सा लगता है। आसपास के अंदर से वह एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है
है। वहीं उस चीज को करते हुए देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार विक्रम क्या करना चाहता था। वहीं अचानक से अगले ही पल आसमान के अंदर एक बड़ी सी स्वॉर्ड क्रिएट करना शुरू हो जाती है। वो सीधे नीचे की तरफ एम हो रही थी। वहीं उसको देखने के बाद में पास में खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स के मुंह फटे के फटे रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रम के पास में आखिरकार इस तरह की टेरिफाइंग पावर्स कहां से आ गई थी। वहां पर उन सभी के ऊपर तो बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने हाथ को नीचे करता है। जैसे वो ऐसा करता है ना, जो स्वॉर्ड अभी अभी आसमान के अंदर बनी हुई थी वह पूरी खतरनाक गति के साथ में नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो नीचे बढ़ रही थी तो उसके आसपास की एरिया के अंदर की सारी सारी हवा इधर उधर बिखर रही थी, यानी कि वो तलवार उन सभी हवाओं को काटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। वहीं उस चीज को देखने के बाद में अक्षित तो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसके चेहरे के ऊपर पसीने की बूंदें तैरने से लगती है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं तो इसकी पावर को अभी तक भी यहाँ पर भी महसूस कर रहा हूँ। वहाँ पर अक्षित ने जैसे ही उस स्वॉर्ड को नीचे आते हुए देखा तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि स्वॉर्ड को नीचे आने से पहले ही उसके वहाँ पर बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। भाई जहाँ पर अक्षित इसी तरह से परेशान था और वो बहुत ज्यादा दबाव को महसूस कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के स्टूडेंट्स खड़े हुए थे ना, उनका भी यही हाल था। ये कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खतरनाक राक्षस हमारे ऊपर उतर कर आ रहा हो। वास्तव में चाहे से वह तलवार हमारे ऊपर क्यों ना गिर रही हो, हालांकि उसका जो इम्पैक्ट है ना, मैं अभी तक भी यूज कर पा रहा हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, वास्तव में मैं भी अभी उसको ऐसे ही सहन कर सकता हूँ। वास्तव में उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि जहाँ पर सभी इसी तरह से उस तलवार के वार को देख रहे थे, वही दूसरी तरफ अभी वो स्वॉर्ड अक्षित के पास में पहुंच चुकी थी। वही नहीं, अगले ही पल अक्षित वहाँ पर अपने आप को नहीं संभाल पाता और उस इम्पैक्ट से वहीं पर ही गिर सा जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसके साथ में ही वह स्वॉर्ड का अटैक वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। अक्षित भी वो उस चीज को देखने के बाद में उसकी तो फटकर चार हो जाती है। वास्तव में अक्षित अभी इतना ज्यादा कभी भी नहीं डरा था जब उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अभी अभी तो विक्रम वहाँ पर अक्षित को मार ही डालता। सभी बच्चे यहाँ पर शॉक के अंदर चले गए थे, क्योंकि अभी जो वह वार था ना, वह बहुत ही ज्यादा क्लोज के अंदर पहुंच गया था। अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी देर होती ना, तो उसके बाद में तो अक्षित की टाई टाई फेस हो जाती और विक्रम वहाँ पर मुजरा कर रहा होता। दूसरी तरफ विक्रम अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। जहाँ पर विक्रम वहाँ पर इसी तरह से चुपचाप खड़ा था ना, वहीं दूसरी तरफ डीन की तो आंखें बिल्कुल ही चमक उठती है। वहाँ पर तो वह अलग ही दुनिया के अंदर चला सा जाता है। वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक था। वास्तव में कि यहाँ पर विक्रम को वह स्वॉर्ड्स की लैंग्वेज आती है, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था। वहाँ पर डीन बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है और वह अपनी मुट्ठियों को बीसते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में बुक्स के अंदर पढ़ा था कि बहुत पहले समय में वो से लेजेंड्स हुआ करते थे, स्टार एम्परर्स हुआ करते थे, जो यहाँ पर इस तरह की टेरिफाइंग पावर को कंट्रोल किया करते थे। उनके पास में इस तरह की खतरनाक पावर्स हुआ करती थी। वास्तव में आज इस मैच को देखने के बाद में तो मुझे यहाँ पर मजा ही आ गया। डीन वहाँ पर कहता है, वास्तव में तुम्हारी इस अकेडमी के अंदर तो बहुत ज्यादा जीनियस भरे पड़े हैं। हालांकि जहाँ पर डीन इसी तरह से कहता जा रहा था, वही मिस रेनू की भी हालत खराब हो चुकी थी। वहाँ पर जब उसने वह अटैक देखा, वह अपने मन ही मन के अंदर चौंकते हुए वही सोच रही थी, क्या वास्तव में यहाँ पर विक्रम इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसकी पावर को देखने के बाद में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पर शायद ही उसका कोई मुकाबला कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे से भी अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था और उसके सामने अक्षित अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है और उससे कहता है, क्या वास्तव में विक्रम तुम्हारी यही है स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज? हाँ, यही है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और वो उससे आगे कहता है, हालांकि ये तो केवल इसका फर्स्ट फॉर्म है, मैंने इसका तो अभी आगे का कोई फॉर्म यूज ही नहीं किया। ये तो केवल क्लाउड्स का यूज करते हुए इस पावर को यहाँ पर क्रिएट किया था। हालांकि जहाँ पर विक्रम इसी तरह से कहता है ना, वहीं दूसरी तरफ अक्षित के होश उठ जाते हैं। क्या कहा तुमने? क्या ये वास्तव में लेवल 1 था? इसका मतलब ये है कि इसके और भी ज्यादा लेवल्स हैं। हाँ, उसके बाद में विक्रम मुझसे कहता है, हाँ वास्तव में ये तो केवल फर्स्ट लेवल ही था। तो मैं रियलिटी बात तो ये बताऊँ ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर पहले ऐसे बहुत से मास्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पर अलग अलग पावर्स को सीखा था। पहले वह पहाड़ के ऊपर जाते और वहाँ पर
जाने के बाद में वहाँ पर माउंटेन और रिवर को समझते, उसके बाद में ही उन्हें उस स्वॉर्ड की अच्छी खासी टेक्निक्स को यूज करना आ पाता था। और जो उनकी वो टेक्निक हुआ करती थी ना, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी, क्योंकि उसके साथ में वह आसमान और धरती को आराम से हिला दिया करते थे। यह है लेवल 2 की पावर। क्या वास्तव में क्या माउंटेन और रिवर भी इसके अंदर शामिल है? लेकिन लेवल 3 के बारे में क्या है? अक्षित ने वहाँ पर विक्रम की बात सुनने के बाद में उससे वापस से पूछा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम चुप हो जाता है और अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, अक्षित बात कुछ ऐसी है कि अब तक तो मैंने भी लेवल 3 की पावर को नहीं देखा है। हाँ, हालांकि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ तो बता ही सकता हूँ। यदि अगर तुम वास्तव में किसी महाद्वीप ओशियन के पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर कर उनके साथ में खेलने की कोशिश करते हो ना, तो उसके बाद में उसकी शॉक वेव्स के साथ में इतनी ज्यादा खतरनाक प्रचंड तूफान, आंधी, सुनामी आ सकती है कि वहाँ पर अपने सामने पड़ने वाली किसी भी चीज को तबाह कर दे। और इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर होती है, और यही है स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज का लेवल 3। जहाँ पर विक्रम इसी तरह से कह रहा था, वही उसकी बात सुनने के बाद में सभी हैरान परेशान थे और वो इसी के बारे में सोच रहे थे, क्या वास्तव में विक्रम सच कह रहा है या फिर केवल ये अपने मन से बनाकर ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। जिस ओशियन की ये बात कर रहा है ना, वह किसी कंटिनेंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी पावर को यहाँ पर यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि वही उसकी बात सुनने के बाद में फिर से अक्षित उससे एक और सवाल पूछ पाता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लग रहा था। वो उससे पूछता है, तो फिर तुम मुझे क्या लेवल 4 के बारे में बता सकते? हालांकि जैसे ही वह लेवल 4 के बारे में पूछता है, वहाँ पर विक्रम उसको बताना शुरू करता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हें लेवल 4 को यहाँ पर सीखना है, उसका यूज करना है, तो तुम्हें पूरे यूनिवर्स की पावर को लेना होगा। लिविंग बीइंग्स जो यहाँ पर जी रहे हैं, वहाँ पर अर्थ और सभी की पावर्स को मिलाकर तुम लेवल 4 की लैंग्वेज स्वॉर्ड को बना सकते हो, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? क्या सभी क्रिएचर्स और सारी यूनिवर्स की पावर को लेकर? वहाँ पर विक्रम की बात सुनने के बाद में अक्षित को उसकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में सभी बंदे अब उसके बारे में बहुत ज्यादा ही चर्चा करने लगते हैं। क्या वास्तव में ये विक्रम सच कह रहा है या फिर केवल ये अपने मन से बातें बताता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये तो अब बहुत ही ज्यादा हो गया कि किसी भी लिविंग बीइंग की पावर को लेते हुए इस लेवल 4 को क्रिएट करना वास्तव में ये तो अधिक से भी अधिक अतिशयोक्ति हो चुका है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में अक्षित को उसके ऊपर भरोसा था। उसके साथ में वह थोड़ी देर शांत रहता है और उसके साथ में वह उससे कहता है, विपिन, विक्रम, मैं यहाँ पर हार गया हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारी इस स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज की मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालांकि जहाँ पर अक्षित इसी तरह से कह रहा था, वहीं विक्रम उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है और वह उससे कहता है, अक्षित, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी है कि अगर तुम यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहते हो ना, तो उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। तुम यहाँ पर जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना, उतनी ज्यादा तुम्हें वहाँ पर फल मिलने वाले हैं। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उसी के साथ में विक्रम उसको और कुछ भी बताने लगता है। देखो, 1 बिलियन ईयर्स के पहले की बात है। यहाँ पर एक पिन नाम का एक स्वॉर्ड्समैन रहा करता था। वहाँ पर उस समय केवल वह एक स्वॉर्ड फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। 30 साल तक तो उसने वहीं पर ही काम किया। वहाँ पर उसने स्वॉर्ड्स बनाना सीखा। जब वह वहाँ पर अपना काम कर लेता, तो उसके बाद में 10 साल तक वह वहाँ से बाहर चला गया और वहाँ पर केवल एक लकड़ी की तलवार के साथ में प्रैक्टिस करने लगा। और वहाँ पर उसका यूज करते हुए उसने जिंगजी म्यूजिक का वहाँ पर सीखा। और जब वह 60 वर्ष का हो गया, तो वहाँ पर जाते जाते उसकी पावर वास्तव में एक टेरिफाइंग लेवल तक पहुँच चुकी थी। इसके बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकता। और वहाँ पर जाकर उसके पास में एक स्वॉर्ड थी, और वह उसकी पहली और आखिरी स्वॉर्ड थी जिसके साथ में उसने अपना एडवेंचर शुरू किया था। जब उसने अपना एडवेंचर शुरू किया और जब उसके सामने कोई आता था, तो वह उससे उसी स्वॉर्ड का यूज करते हुए लड़ता था। हालांकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो वहाँ पर उसको स्वॉर्ड्स के अंदर हरा सकता हो। विक्रम वहाँ पर उसी को इसी तरह से बता रहा था। वहीं अक्षित भी पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह हैरान भी था। वास्तव में क्या विक्रम तुम सच कह रहे हो? क्या उसको हराने वाला कोई भी नहीं था? हाँ अक्षित, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। वास्तव में ये सारी बातें सच है। मैं केवल यहाँ पर तुम्हें दिलासा देने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके अलावा तुम भी यहाँ पर कोई छोटे मोटे लड़के नहीं हो। तुम्हारे अंदर गिफ्टेड स्किल्स भरी हुई है। तुम बस यहाँ पर टाइम टू टाइम अपना प्रैक्टिस आगे बढ़ाते रहो।
आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम वास्तव में यहाँ पर एक अलग ही ऊंचाइयों को छू लोगे। इसके अलावा तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है तुम्हें कभी भी अपने माइंड को दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो उसके बाद में वहाँ पर जो तुम सोर्स का मूव यूज करना चाहते हो ना, वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाएगा। वही उसकी बात सुनने के बाद में अक्षित तो बिल्कुल ही अब मोटिवेट हो चुका होता है और उससे कहता है, थैंक यू विक्रम, मैं तुम्हारी बात का जरूर ध्यान रखूंगा। वही विक्रम पीछे पलटता है और उसे कहता है, ठीक है, जितना लेक्चर देना था दे लिया, मैंने जितना समझाना समझ दिया। अब तुम यहाँ पर मेरी बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। उसके साथ में विक्रम आने जाने लगता है कि अचानक से वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, ए रुको। आज उसकी आवाज को सुनने के बाद में फिर से विक्रम पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि पीछे एक लड़का खड़ा था और उसके साथ में उसके कुछ टीममेट्स भी आए हुए थे। देखने से तो वो बहुत ही बड़ा गुंडा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी छिछोरे की गैंग को अपने साथ में लेकर घूम रहा हो। हालांकि वहीं उसको ऐसे आते हुए देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे ये तो यहाँ पर समर्थ है ना। हालांकि यहाँ पर ये अपने इतने सारे टीममेट्स को लेकर क्यों आया है? हाँ तुमने सही कहा, ये समर्थ ही है। हालांकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इधर उधर फिरता है। वास्तव में इसके पास में कोई टाइम तो था ही नहीं। हालांकि जहाँ पर वैसी तरह से सोच रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ वह समर्थ आगे बढ़ता है और वहाँ पर आकर पूछता है, आखिरकार मुझे कोई ये बताएगा कि यहाँ पर ये विक्रम कौन है? जल्दी से उसको यहाँ पर भेजो। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम आगे बढ़ जाता है और उसका कहता है, हाँ बोलो, मैं हूँ विक्रम। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मेरे से क्या काम है? चलो जल्दी बताओ। ओह अच्छा, तुम हो विक्रम। वही विक्रम की बात सुनने के बाद में अभी समर्थ विक्रम को ही देख रहा होता है। हालांकि जहाँ पर विक्रम आगे बढ़ रहा होता है ना, वही अक्षित उसके सामने हाथ रख देता है और उससे कहता है, विक्रम एक मिनट रुको, मैं इससे बात करता हूँ। समर्थ, आखिरकार तुम यहाँ पर विक्रम को क्यों ढूंढ रहे हो? हालांकि वहीं अगले ही पल रिया भी अब आगे बढ़ते हुए आती है और वह बिल्कुल चिंता के अंदर लग रही थी। वह कहती है, ए आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें अब यहाँ पर क्या काम है? वह भी अब सीधे आकर वहीं पर ही खड़ी हो जाती है। चलो बताओ जल्दी से, मैं यहाँ की लीडर हूँ, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या काम आ गया? हालांकि उनको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर समर्थ उनसे कहता है, अक्षित भाई और मिस रिया, मैं यहाँ पर आप दोनों से बात नहीं करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर विक्रम से बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बस यहाँ पर जस्टिस मांगने के लिए आया हूँ। मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर मेरे भाई के उस टोकन को ले लिया है। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से बोल रहा था, विक्रम सोचने लगता है, हाँ मैंने किसका टोकन ले लिया? मैंने तो अभी किसी का भी टोकन नहीं लिया था। वह वही बंदा था जो थोड़ी देर पहले अभी विक्रम को परेशान करने के लिए उस घाटी के अंदर रुका हुआ था। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में अक्षित ने उससे कहा, अरे समर्थ, तुम यहाँ पर गलत बंदे को ढूंढते हुए आ गए हो। वह विक्रम नहीं था जिसने तुम्हारे भाई को मारा था, वह तो मैं था जिसने वहाँ पर उसकी ऐसी हालत कर दी थी। क्या तुम? वही उसकी बात सुनने के बाद में समर्थ हैरान था। हालांकि फिर वह जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है, अक्षय तुम यहाँ पर फालतू में बीच के अंदर मत पड़ो और विक्रम को तो बिल्कुल भी मत बचाओ, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम है और मैं खुद यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम साइड में रहो। हालांकि जहाँ पर अक्षित और रिया दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ विक्रम पीछे से आता है और उन दोनों को वहीं पर ही रोक देता है। अक्षित एक मिनट रुको, तुम्हें आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर इस सारे मैटर को सॉल्व कर लेने दो। के साथ में विक्रम अब आगे बढ़ते हुए आता है और वह समर्थ से कहता है, ए अब तुम, आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या वास्तव में तुम लोग शांति से नहीं बैठ सकते? चलो जल्दी से बताओ कि अब तुम्हें मेरे से क्या काम था, क्योंकि मेरे पास में फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उसको आगे बढ़ते हुए देखकर समर्थ उससे कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। हालांकि जहाँ पर इस तरह से कह रहा होता है ना, विक्रम उससे कहता है, अच्छा ठीक है, एक मूव। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में समर्थ खुश हो जाता है और उससे कहता है, क्या एक मूव? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ही मूव के अंदर मार डालूं? हालांकि मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत ही ज्यादा फट्टू लोग हो। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा होता है ना, तो विक्रम उससे कहता है, अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम मेरे को मत मारो, मैं तुम्हें एक ही मूव के अंदर पूरी तरह से घायल, परेशान और अपंग बना दूंगा। हालांकि वही विक्रम को इस तरह से समर्थ को चैलेंज करते हुए देखकर सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। अरे आखिरकार ये क्या कर रहा है?
क्या विक्रम वास्तव में वहाँ पर समर्थ के साथ में लड़ना चाहता है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में समर्थ का गुस्सा वहीं पर खतरनाक तरीके से भड़क उठता है। वो उससे कहता है, विक्रम मुझे ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में यहाँ पर मरना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारी एक ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। उसी के साथ में जल्दी से वहाँ पर समर्थ अपने एक पंच को एक्टिवेट करने लगता है, द थंडर मूव। यही पर वहाँ पर समर्थ के सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा एक बड़ा सा थंडर बॉल क्रिएट होने लगता है और वही उसको पावर को देखने के बाद में सभी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। हालांकि वही विक्रम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। ओ अच्छा, थंडर मूव, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा, चलो एक बार मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। ग्रेड थंडर मूव पंच। उसके साथ में विक्रम भी अपना एक थंडर मूव पंच आगे की तरफ बढ़ा देता है। कि उसको ऐसा मूव यूज करते हुए देखकर वहाँ पर समर्थ का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ए तुम चीटिंग कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें इस मूव के बारे में कैसा पता चला। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम उससे कहता है, अरे कैसे पता चला हो, चलो अभी हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मुंह ज्यादा ताकतवर है या फिर मेरा। वहीं अभी जहाँ पर समर्थ का मुंह था ना, वह बिल्कुल छोटा सा बच्चा लग रहा था और दूसरी तरफ विक्रम का तो अभी उसका पापा ही लग रहा था। वहीं अचानक से दोनों एक साथ टकराते हैं। हालांकि जैसे वह एक दूसरे के साथ में टकराते हैं ना, वहीं दूसरी तरफ समर्थ तो बिल्कुल लड़खड़ा सा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डी के अंदर कोई दम ही नहीं बचा हो। वह जल्दी से पीछे की तरफ चला जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं अगले ही पल विक्रम उसको कोई भी चांस नहीं देता और वो जल्दी से वहीं पर ही समर्थ के पास में आकर खड़ा हो जाता है और वह उसके गर्दन के ऊपर तलवार रखते हुए उससे कहता है, चलो जल्दी से बच्चे अपना मुंह खोल, आखिरकार तुझ जैसे कचरे को यहाँ पर किसने भेजा है। जहाँ पर वह इसी तरह से उस तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। वहीं विक्रम की आवाज सुनने के बाद में जल्दी समर्थ उससे कहता है, नहीं नहीं, किसी ने मेरे को यहाँ पर नहीं भेजा, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। हालांकि इतना कहने के साथ में ही वहाँ पर समर्थ अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, आखिरकार इसको इसके बारे में कैसे पता चला। हालांकि वहीं उसकी आवाज सुनने के बाद में विक्रम से जल्दी से रिया पूछती है, विक्रम क्या कह रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर इस समर्थ को किसी और ने भेजा है, लेकिन तुम आखिर ऐसे कैसे कह सकते हो। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम ने उससे कहा, देखो ये तो साफ सी बात है, यहाँ पर सभी को पता है कि मेरे पीछे अक्षित है और अगर अक्षित मेरे पीछे है और वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो इसके बाद में किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेते हुए कोई भी मुझे आकर यहाँ पर मारने की कोशिश करने लगे। हालांकि ऐसा करने के पीछे किसी ने इसको कोई बड़ा इनाम दिया होगा। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में समर्थ कहता है, विक्रम बात को कहनी पड़ेगी, वास्तव में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ, चाहे तुम मुझे यहाँ पर मार दो, हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ, मैं वास्तव में यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलने वाला। हालांकि उसी की वो बात सुनने के बाद में सभी स्टूडेंट्स की नजरें उसी तरफ चली जाती है। क्या वास्तव में समर्थ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो वहाँ पर वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी रॉयल्टी को यहाँ पर साबित करना चाहता है। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहे थे ना, विक्रम उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर ही देता हूँ। उसी के साथ में अब विक्रम अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और उसे कहता है, ठीक है, तुम अब अपनी जो रॉयल्टी है ना वह ऊपर जाकर भगवान को ही दिखाना। उसके साथ में जो विक्रम की स्वॉर्ड थी वह अब उसकी तरफ बढ़ने लगी थी और वहीं उसके मातम के ऊपर नाचने के लिए वहाँ पर वह सभी स्टूडेंट्स तो हंसने लगे थे, ये विक्रम कर दो, आज तो इसका काम तमाम कर दो। वह सभी वहाँ पर उकसाने लगते हैं, क्या हरामी बंदे हैं बे, सामने कोई मर रहा है और इनको खुशी हो रही है, अरे तुम्हें बार बार मनाना चाहिए, ना कि वहाँ पर बर्थडे पार्टी की पार्टी करनी चाहिए। हालांकि वहीं उस शॉट को अपने पास में देखने के बाद में समर्थ की फटकर चार हो जाती है, ये क्या कर रहा है, क्या ये वास्तव मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। हालांकि अगले ही पल, जिससे पहले कि विक्रम की जो शॉट उसके सर के ऊपर पहुंच पाती ना, उससे पहले ही वहाँ पर तो वह भीख मांगने लगता है, विक्रम विक्रम मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी भी सब बताता हूँ कि आखिरकार मुझे यहाँ पर किसने भेजा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हमने सोचा था कि आज इस समर्थ का खेल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या करने लगा, इतनी देर पहले तो लॉयल्टी कर रहा था, लेकिन अब ये भिखमंगी कर रहा है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे साफ साफ कहता है, ठीक है जल्दी बताओ आखिरकार किसने भेजा था। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में अब समर्थ बिल्कुल बिगी बिल्ली बन जाता है और वह विक्रम से कहता है, विक्रम बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर भेजने वाला मोहित है, उसने यहाँ पर मुझे आने के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल के आर्मर्स और हथियार दिए थे। उसने मुझसे ये कहा था कि मैं अगर तुम्हें यहाँ पर आकर मार देता हूँ ना तो उसके बाद में वह मुझे वह सब कुछ दे देगा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे साफ साफ पूछता है, आखिरकार वह है कहाँ पर।
हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वह कहाँ पर है। उसके साथ में ही अब तो वहाँ पर समर्थ इस हद तक पहुँच गया था कि वह किसी की भी जान लेने के लिए तैयार था। वह उसका कहता है वह यहाँ से वेस्ट की तरफ है, वहाँ पर हम सभी का एक कैंप लगा हुआ है, चलो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। उसके अगले ही पल वह सभी अब एक जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी केव थी और सभी उसी के अंदर खड़े होते हैं। हालांकि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर अभी मोहित और सभी रुके हुए थे तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। समर्थ कहता है ये कहाँ पर गए। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी को ये पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसी वजह से वह यहाँ से भाग गए होंगे। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में वहाँ पर समर्थ अपनी छाती पीटते हुए मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ, शायद मुझे पता है कि वह कहाँ पर गए हैं। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम बिल्कुल शांति से कहता है चलो कोई बात नहीं, हमें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वह हमसे बचकर कहाँ पर ही जा सकता है। फिर वो पीछे पलटता है और वहाँ पर अक्षित और रिया से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वह अभी मेरा ही वेट कर रहा होगा, चलो ठीक है हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह मेरा ज्यादा वेट करे। हालांकि वही समर्थ कहता है हाँ ठीक है चलो। इतना कहने के साथ में ही विक्रम अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसको वैसे बहुत ज्यादा मूड खराब तो था, हालांकि उसको वहां से पीछे से देखते हुए सभी कहने लगते हैं मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर किसी की बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मौत होने वाली है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में समर्थ कहता है मुझे पता नहीं कि आखिरकार मोहित को किस तरह से लटकाकर मारा जाएगा या फिर कितने उसके अंदर छेद किए जाएंगे। जहाँ पर वह सभी अब उसी दिशा के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर विक्रम जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अभी हमें एक बड़ा सा वुल्फ दिखाया जाता है जिसकी एज देखने से बहुत ही ज्यादा लग रही थी। वहाँ पर उसके सामने एक बूढ़ा बैठा हुआ था। वह उससे कहता है मास्टर मुकुंद मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको नहीं बचा पाया। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वह बड़ा सा फॉक्स बीस्ट उससे कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि उसकी बात सुनने के साथ में ही वह बूढ़ा अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर वहीं पर ही रोने लगता है मुकुंद मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, मैं आपका यहाँ पर अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया। हालांकि उसको ऐसे रोते हुए देख और अपने घुटनों के बल बैठे हुए देख कर वह वुल्फ उससे कहता है अरे अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो खड़े हो जाओ, वैसे भी तुम्हें पता है ना अर्थ के ऊपर जो आता है उसको एक न एक दिन मरना ही होता है, चाहे से वो बूढ़ा होके मरे या किसी बीमारी से। हालांकि उसकी बात सुनते हुए वहाँ पर वह बूढ़ा वापस से खड़ा हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर उस वुल्फ की जो बॉडी थी वह वहाँ पर ग्लो करना शुरू कर देती है। वास्तव में मुझे यहाँ पर इस दुनिया के अंदर आए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। मैंने अपने मास्टर के साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, जिसके साथ में मैं यहाँ तक पहुँच पाने में कामयाब हो पाया हूँ। मुझे पता नहीं कि अब हमारे मास्टर यहाँ पर कहाँ पर चले गए होंगे, मुझे उनसे मिलना है, वो उससे कहता है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में बूढ़ा उससे कहता है आपको इसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर बिल्कुल ठीक होंगे, रेहान मास्टर को कुछ भी नहीं होने वाला, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिरकार वह एक स्टार एम्परर भी तो बन चुके हैं और एक दिन मुझे लगता है कि वापस वो जरूर आएंगे। आई होप कि तुम यहाँ पर सच कह रहे होंगे, बस मेरे पास में यही एक चीज बची है जिसके कारण मैं अभी तक भी इस अर्थ के ऊपर हूँ। चलो ठीक है मैं वापस से अब घर जा रहा हूँ। हालांकि उसको ऐसे जाते हुए देखकर वो बूढ़ा पीछे से रो रहा होता है। अभी अभी आधी रात हो चुकी हुई होती है। वहीं विक्रम उसके टीममेट्स अभी एक जगह जा रहे होते हैं। वह सभी अभी वहाँ पर जो स्पिरिट्स थे उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं समर्थ से आते हुए एक लड़का कहता है ए समर्थ तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम ये कह रहे हो कि अब हमें यहाँ पर किसी भूत के ऊपर बैठकर वहाँ पर जाना होगा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में समर्थ उससे कहता है ओ बच्चा डर गया। हालांकि जैसे वह ऐसा कहता है वहीं वह लड़का उससे कहता है ए बच्चा किसको कहा, मैं तेरा बाप हूँ, अगर तू यहाँ पर मुझसे लड़ेगा ना तो तेरे को यहाँ पर पीट पीट कर मार डालूंगा, अभी तेरे को पता नहीं था विक्रम ने तेरी क्या हालत की थी। हालांकि वहीं उसकी बात सुनने के बाद में समर्थ उससे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर डरे नहीं हो तो ठीक है, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आओ और फालतू की बकवास करना बंद कर दो। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर नमक छिड़क दिया जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हालांकि वह वहाँ पर अपने आप को काम रखा हुआ था, लेकिन उनकी ऐसी लड़ाई देखने के बाद में विक्रम को गुस्सा आने लगता है और वह उनसे कहता है ए बस बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ, वहाँ पर सामने देखो भूतों की नगरी आ चुकी है। वहीं विक्रम की वो बात सुनने के बाद में वहाँ पर वह लड़का जल्दी से कहता है अरे अरे देखो वही पूरा भूतों का झुंड हमारी
लगातार भी बढ़ता हुआ आ रहा है। वहीं जैसे वो ऐसा कहता है, अगले पल हमें यहाँ पर वो सारे स्पिरिट्स दिखाई जाती है जो वहाँ पर उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। वह वो सारी स्पिरिट्स थी जो कई सारे समय तक यहाँ पर जिंदा रही थी। हालांकि मरने के बाद में उनकी सारी आत्माएं यहीं पर ही रह चुकी थी। वहीं उसको वहाँ पर देखने के बाद में तो समर्थ का तो कहना ही कुछ अलग था। वह तो बिल्कुल कत्ते अब स्टाइल के अंदर आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया को वही जीत कर ले जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा और जल्दी से जाकर वहाँ पर उन गोश्त को अपने काबू के अंदर करना होगा। एक बार मैंने ऐसा कर लिया तो फिर मैं जल्दी से यहाँ से याओ फैमिली की तरफ चला जाऊंगा। हालांकि जहाँ पर समर्थ इसी तरह से कह रहा होता है ना, और इससे अलग वहाँ पर जो सभी स्टूडेंट्स देर से बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि हम नहीं डरते हम नहीं डरते, तो उनकी फटकर 4 हो चुकी थी। वह सभी तो अभी पूरी तरह से अभी पेड़ के ऊपर चिपक कर बैठे हुए थे। कुछ की तो यहाँ पर इतनी ज्यादा फटकर 4 हो गई थी कि अपनी जगह पर ही वहाँ पर वह अटके हुए थे। हालांकि जो लड़का इतनी देर से वहाँ पर समर्थ से बातें करे जा रहा था ना, वह उससे कहता है, अरे चुप हो जाओ, यहाँ पर मेरी पहले से फटकर 4 हो रही है और तुम पीछे से यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उनको ऐसा देखते हुए वहाँ पर वह समर्थ उनसे कहता है, ओ बच्चे डर गए। वहीं अभी विक्रम, अक्षित और रिया दोनों एक पेड़ के ऊपर आराम से खड़े हुए थे। लेकिन वहीं समर्थ तो बंदरों की तरह उछलते हुए आगे जाने लगता है और वह सभी से कहता है फटुआ की गैंग, अब मुझे देखो, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या ही करता हूँ। वह तो मन ही मन के अंदर सोच रहा था और उसी तरफ भगता हुआ जा रहा था। हालांकि वहाँ वह जब से पहले वहाँ पर उसके पास में पहुंच पाता ना, उससे पहले ही वहाँ पर एक वह बैल उसको देख लेता है। और जहाँ पर अभी समर्थ उसी तरफ जा रहा होता है ना, तो वहीं दूसरी तरफ बेल उसके पिछवाड़े के अंदर एक और छेद कर चुका होता है और छक्का। अगले ही पल वहां पर समर्थ को एक बॉल की तरह उड़ा दिया जाता है और वो सीधे एक पेड़ से जाकर टकराता है। हालांकि उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में सभी स्टूडेंट्स की तो फटकर 4 हो जाती है। वो इतनी देर से ये सोच रहे थे कि वहां पर जाकर कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अब वहां पर समर्थ की ऐसी हालत देखने के बाद में जो उनके अंदर बची कुछ हिम्मत थी ना, वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये क्या हो गया, आखिरकार इसको तो इतनी बुरी तरह से उड़ा दिया गया है। फालतू में वहां पर जाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब विक्रम, रिया और अक्षित दोनों अब वहां पर उस बिस्ट की झुंड की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि उनको ऐसे जाते हुए देखकर सभी को तो सांप सूंघ जाता है और वो सभी फटकर हुए वहां पर कहने लगते हैं, अरे अरे विक्रम, तुम लोग यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? अभी तुमने देखा नहीं कि वहां पर उस समर्थ की क्या हालत हुई थी? अरे अरे क्या ये पागल वागल हो गए हैं? जहाँ पर वो इसी तरह से चिल्ला रहे थे और विक्रम, रिया और अक्षित को रोकने की जहमत उठा रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ पहले ही विक्रम, रिया और अक्षित अभी एक सरपंच थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ चुके थे। वहीं अभी अक्षित भी थोड़ा बहुत घबराया हुआ था, क्या हम वास्तव में यहाँ पर आकर सही कर रहे हैं? वहीं रिया तो बहुत बुरी तरह से डर चुकी होती है, वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विक्रम वहां पर आराम से खड़ा था और वह वहां पर उसके सर के ऊपर एक हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? हालांकि उसको ऐसा करते हुए देखकर रिया कहती है, क्या वास्तव में यहाँ पर असर कर रहा है? हालांकि उन सभी की ख्वाहिशों से अलग वहां पर जो सरपेंट थ्रोन था वह विक्रम की बात मान जाता है और अब सीधा उसे याओ फैमिली की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर फिर से सभी चौंक जाते हैं। वहीं जहां पर वह सभी अभी याओ फैमिली की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है। वहां पर पहले से ही बहुत से बीस्ट की स्पिरिट्स रह रही थी, वह उसके चारों तरफ घूम रही थी। हालांकि अचानक से वहां पर एक बड़ा सा फ्लेमिंग स्पिरिट ईगल आ जाता है। उसको देखने के बाद में सभी स्टूडेंट्स तो अब उसी की तरफ घूरने लगते हैं। ये आखिरकार ये किसका है? आखिरकार किसने यहाँ पर इस स्पिरिट बीस्ट को अपने काबू के अंदर कर लिया है? हालांकि जहाँ पर वह सब कुछ सोच पाते कि क्या हो रहा था, उससे पहले ही वह स्पिरिट बीस्ट जमीन के ऊपर उतर कर आ जाता है। उसके ऊपर कोई और नहीं था, उसके ऊपर आकाश और उसके टीममेट्स बैठे हुए थे। हालांकि वहाँ आकाश अपने मन के अंदर एक ही बात सोच रहा होता है, आखिरकार क्या ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बड़ी आसानी के साथ में इसको अपने काबू के अंदर कर लिया था? लेकिन ये सभी गलत सोच रहे हैं। अरे इसके लिए मुझे पहले ट्रैप बिछाना पड़ा था। जहाँ पर वह इसी तरह सोच रहे थे ना, अचानक से जमीन हिलने लगती है और जमीन के अंदर से वही बड़ा सा सरपेंट थ्रोन निकलकर बाहर आ जाता है। सभी अभी उसी को देख रहे होते हैं कि आखिरकार उस सरपेंट थ्रोन को
वहाँ पर कौन लेकर आया हुआ होता है। हालांकि उनमें से एक कहता है, अरे अरे वो देखो वहाँ पर वो विक्रम है। अरे यार ये कितना बड़ा सरपंच थ्रोन है, वास्तव में इसने यहाँ पर कैसे इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया। हालांकि वहीं आकाश का भी यही हाल था, वो भी ये सोच रहा था कि आखिरकार इस विक्रम ने इतने बड़े सरपंच थ्रेन फ्लूइंग बीस्ट को अपने कंट्रोल के अंदर कैसे कर लिया। उसके बाद में वहाँ पर विक्रम कहता है, ठीक है अब जल्दी से नीचे ले चलो। वहीं अगले ही पल वहाँ पर वह सरपेंट थ्रोन विक्रम की बात मानता है और अपने सर को नीचे उतार कर वहाँ पर उन तीनों को नीचे उतारने लगता है। उसके साथ में ही वहाँ पर विक्रम अब उसको ऐसे करने लगता है जैसे कि वह कोई बड़ा सा मॉन्स्टर ना होकर उसका कोई पेट एनिमल हो। वहाँ पर वो उससे कहता है, थैंक यू मिस्टर सरपेंट थ्रोन। हालांकि विक्रम के इस तरह के लाड प्यार के साथ में वो तो पूरी तरह से बिगड़ ही जाता है। वो तो ये भूल जाता है कि वह वहाँ पर कोई मॉन्स्टर था और विक्रम के सामने ऐसे करने लगता है जैसे कि कोई बच्चा हो। हालांकि वहीं विक्रम को ऐसे करते हुए देखकर और उसका ऐसा रूप देखने के बाद में सभी को झटके पे झटके लगे जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? अरे अरे तू एक सांप है, सांप, कोई एक बच्चा नहीं है या फिर कोई तो एक पेट वेट नहीं है जिसके ऊपर ऐसे हाथ हिलाने से ऐसा कुछ हो सकता है। अरे अरे मैं भी ऐसा कर सकता था, आखिरकार ये ऐसे कैसे कर पा रहा है। सभी इसी तरह से वहाँ पर पूरी तरह से चौंके हुए थे। वहीं आकाश आगे बढ़ता है, कहता है, वास्तव में ये विक्रम तो मैंने जितना सोचा था ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वह जल्दी से विक्रम के पास में चला आता है और उससे कहता है, और विक्रम भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक? हाँ हाँ आकाश भाई सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर बहुत टाइम हो गए हमें मिले हुए। विक्रम भी उसका सवाल का जवाब देता है। हालांकि आकाश उसे आगे कहता है, पता नहीं आखिरकार इन सभी मॉन्स्टर्स ने इस जगह को क्यों चुना, क्योंकि ये जगह तो बिल्कुल बेरान है और यहाँ पर कुछ ऐसा है भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर कुछ ढूंढ पाएंगे। अरे अरे तुम गलत कह रहे हो, ये कोई ड्राई जगह नहीं है जहाँ पर ऐसे ही खंडहर बना हुआ हो। बात कुछ ऐसी है कि ये जगह भी कुछ स्पेशल है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर आकाश के पीछे खड़ा हुआ एक लड़का हंसने लगता है। विक्रम तुम ये क्या कह रहे हो? अरे क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है? क्या तुम यहाँ पर सही से नहीं देख पा रहे कि ये एक खंडर है, खंडर और कुछ भी नहीं है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में वहाँ पर सभी इसी तरह से अब सोचने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपना एक हाथ उठाता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ में एनर्जी को वहाँ पर इकट्ठा करने लगता है। बूम! और अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ी सी शॉक वेव निकलती है जिसके साथ में जमीन के अंदर से एक खतरनाक लाइट देखी जा सकती थी। अगले पल वहाँ पर एक फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाता है। उसको देखने के बाद में आकाश से चौंक जाता है, ये क्या है? अरे ये एक मैजिकल सर्कल है जिसका नाम विंड क्राइम सर्कल है। क्या विंड क्राइम सर्कल? हाँ विंड क्राइम सर्कल। ये यहाँ पर किसी भी जगह को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है, यानी कि हर एक सीक्रेट को सीक्रेट रखने की एक जगह है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद सभी हंसने लगते हैं। अब विक्रम क्या कह रहा है? क्या ये पागल वागल हो गया है? क्या इसका दिमाग सड़क गया है? आखिरकार यहाँ पे ऐसा कैसा हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, अरे क्या बेवकूफ़ इंसान है यार ये सारे क्या ये पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं और यहाँ पर आकर ऐसे खड़े हो गए हैं। इनको कुछ ना नॉलेज है ना कुछ है। ये बच्चे आजकल तो बिल्कुल खराब ही हो गए हैं, जनरेशन बिल्कुल बेकार है। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह से मजाक उड़ा रहे थे ना, ये एक दूसरी जगह देख रही होती है। हालांकि अचानक से वो चौंक जाती है और वो सभी से कहती है, अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? उधर देखो, उधर वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर वह सभी बीस्ट अभी अपने घुटनों के बल बैठकर पता नहीं किसी को आदर दे रहे हैं। हालांकि वहीं रिया की बात सुनने के बाद में अक्षित भी उस तरफ पलट कर देखता है तो वो पाता है कि हाँ सभी अभी वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। हैं ये सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहीं उनकी बात सुनने के बाद में विक्रम उनसे कहता है, अच्छा ये ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने मास्टर को यहाँ पर बुलाने और उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी एक स्पिरिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विक्रम की वो बात सुनने के बाद में सभी स्टूडेंट्स फिर से पागल हो जाते हैं। क्या कहा? क्या ये सभी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन क्या तुम यहाँ पर पागल हो? आखिरकार ये कैसे यहाँ पर कर सकते हैं? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एक स्टूडेंट जल्दी से अपने हाथ में तलवार ले लेता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या यार विक्रम तू फालतू की बातें सुनता रहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी एनिमल्स यहाँ पर इस तरह से कुछ कर सकते हैं? क्या ये किसी तरह की पूजा अर्चना या कुछ ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं? तो भी क्या बात कर रहा है? उसके साथ में वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर बैठे हुए एक लाइन के ऊपर वह तलवार अंदर घुसा देता है और फिर उसके बाद में वो फिर से बाहर निकालता है और उसके साथ में जो लायन की पूंछ थी उसको भी वह वहाँ पर कट कर देता है। हालांकि ऐसा करने के साथ में वो लायन वहाँ पर रोने लगता है और सभी वहाँ पर यही देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखो वहाँ पर वो लायन रो रहा है।
हाँ, क्या वास्तव में यहाँ पर जानवर भी रोते हैं? हालांकि जहाँ पर वह इसी तरह से कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ रिया आगे बढ़ती है और वह चिल्लाते हुए कहती है, ए बेवकूफ हिमेश, ये क्या कर रहा है? आखिरकार तुम वहाँ पर उसको क्यों मार रहे हो? उसको वास्तव में वहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में हिमेश वहाँ पर रिया से कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्यों चिंता ले रही हो? आखिरकार तुम इन सभी एनिमल्स की तरफ से बोलने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये सभी तो जानवर है, जानवर। और इसके अलावा रही इन सभी को टॉर्चर करने की बात, तो मुझे वास्तव में इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है। इसी वजह से चल भाग यहाँ से और अपने काम से मतलब रखे। वहाँ पर अभी हिमेश बार बार उस लाइन के ऊपर अटैक करे जा रहा था और वहीं रिया उसको रोकने की कोशिश करते जा रही थी। हालांकि विक्रम भी अब बीच में बोल पड़ता है और वो कहता है, हिमेश बहुत हो गया, अब ऐसा मत करो, उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा और तुमने ऐसा नहीं रोका ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो लायन तुमको वहाँ पर जिंदा का जिंदा ही खा जाएगा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर हिमेश उससे कहता है, विक्रम अपने काम से काम रख, तुझे फालतू में मेरी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने आप को संभाल सकता हूँ। इसके कहने के साथ में हिमेश वहाँ पर फिर से उस लायन के ऊपर मारने के लिए तैयार बैठा था। हालांकि अब ये देखकर वहाँ पर अब विक्रम कुछ कर नहीं सकता था। बस बहुत हो गया, अब मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। और जहाँ पर अभी वह हिमेश वहाँ पर उसके ऊपर मारने ही वाला था ना, कि उससे पहले ही वहाँ पर पैंग, वहाँ पर उसके मुंह के ऊपर एक पंच आकर लगता है और वह कोई और नहीं था, वह विक्रम था। और उस एक पंच के साथ में हिमेश वहाँ से उड़ा दिया जाता है और वहाँ पर पड़े हुए कुछ पत्थर से टूट भी जाते हैं। हालांकि वहाँ पर विक्रम की इतनी ज्यादा खतरनाक फास्ट स्पीड को देखने के बाद में सभी लड़कों के मुंह तो फटे के फटे रह जाते हैं। ये क्या हो गया? ये विक्रम आखिरकार इतना ज्यादा तेज कैसे था? मैंने तो उसको देखा भी नहीं। अगर ये मेरे ऊपर भी अटैक करता ना, तो मेरे तो यहाँ पर हालत या पुंजीपूस हो जाती। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह सोखते ना, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर वह हिमेश उससे कहता है, ए विक्रम, तूने ये क्या किया? आखिरकार तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तूने यहाँ पर मेरे ऊपर पंच मारने की कोशिश की? तुझे पता नहीं है कि मैं आकाश का आदमी हूँ? अच्छा आकाश? वहीं उसके साथ में विक्रम उसकी बात सुनने के बाद में आकाश की तरफ पलटता है और उसे कहता है, यार आकाश, वास्तव में तुमने तो यहाँ पर अपनी टीम के अंदर बहुत ही कमीने इंसान भरे हुए हैं, क्या तुम इनका कोई ध्यान नहीं रख सकते? और इसके अलावा यहाँ पर उसने गलती की थी, इसी वजह से मैंने वहाँ पर उसको मारा था। इसी वजह से मुझे लगता है तुम इसको अपने दिल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं लोगे। हालांकि वहीं विक्रम की बात सुनने के बाद में वहाँ पर आकाश मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, आखिरकार ये विक्रम करना क्या चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अभी सभी अपना सर पकड़े हुए बैठे थे। वहीं वहाँ पर हिमेश अपने आप को संभालता है और उससे कहता है, विक्रम तू यहाँ पर मरने वाला है, अब आकाश उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार तुमने मेरे को यहाँ पर चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे कर दी? हालांकि इससे पहले जो अपने वर्ड्स पूरे कर पाता, पैंग, और एक और बार उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक आकर लगती है और फिर से वह उड़ा दिया जाता है। इस बार तो उसके मुंह से भर भर का खून बाहर निकलते जा रहा था और वह ऐसे टिप्पे खाते हुए जा रहा था जैसे कि वो कोई स्टबर की बॉल हो। एक तो यहाँ पर चोरी करता है और ऊपर से मेरे मुंह पे आकर मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या मैं तुझे यहाँ पर छोड़ दूंगा? कुत्ता कहीं का। वहाँ पर आकाश उस इमेज को देखते हुए कहता है। उसके बाद में वह विक्रम के पास में चला जाता है और वह विक्रम से कहता है, विक्रम भाई मुझे माफ करना, लेकिन क्या करूँ यार, मेरी टीम के अंदर तो बहुत सारे कचरे भरे हुए हैं, इनको एक बार सुधारने की जरूरत है। हालांकि वहाँ पर उसकी ऐसी बोली के अंदर उसको विक्रम को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह जल्दी से उससे पूछता है, हाँ आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? तुम अपने रंग को कैसे चेंज कर सकते हो? हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में आकाश उससे कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे को तुमसे एक काम है। मैंने तुम्हें बताया था ना और तुम्हें एक ऑफर भी दिया था कि तुम मेरे उस क्लब को ज्वाइन कर लो, तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? और तुम्हें पता है ना मेरा इंटेंशन क्या है। हालांकि जहाँ पर आकाश विक्रम से बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सभी यहाँ पर ये सोच रहे होता है कि आखिरकार वह वहाँ पर उसको क्या वास्तव में टियांगजिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भर्ती करने के लिए सोच रहा है। लेकिन वहीं विक्रम उसको साफ साफ मना कर देता है, नहीं और नहीं, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मैं वास्तव में तुम्हारे उस इंस्टीट्यूट के अंदर शामिल होने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे अगली बार ऐसा कुछ भी मत कहना। जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें, जल्दी आपको एपिसोड देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं। चलिएगा, टाटा बाय बाय।